बचपन से बहुत अच्छा माहौल मिला। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि फ़ौजियों के पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि फ़ौजियों के पास इमोशंस होते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी सरकारी नौकरी छोड़ता है कोई। मैंने कहा नहीं, मुझे रिज़ाइन करना है। तो मैंने वहीं लेटर लिखा बिना किसी प्लानिंग के और मैम को दे दिया। उन लोगों ने कहा वैसे ही कर रहे हैं, देखना 2 दिन बाद फिर आ जाएंगे। 2 महीने नौकरी, तो भाई बहुत अच्छी सैलरी थी। क्योंकि बबीता त्यागी ने संघर्ष में ही आंख खोली है, पिता के संघर्ष में। पहले पिता का संघर्ष और माँ का, उसमें आंखें खुली, होश संभाला, तो फिर अपना संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ सीखना है, टाइम खराब नहीं करना। ये सुन के उसे लगेगा कि हाँ यार, यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, एसएससी की। मेरा ये मानना है हर किसी को अपने हालात खुद से देखने चाहिए। जहाँ आप पैदा हुए हैं, दूसरा आदमी आके कुछ भी बोल सकता है क्योंकि उसको एक पोजीशन मिली हुई है। संजीव सान्याल कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना जो है वो डस्टबिन में डालने के बराबर है, बेकार है, व्यर्थ है। ये वो कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा आर्थिक सलाहकार आयोग के सदस्य हैं। लेकिन किसी की पीढ़ियां सुधारने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तो ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जिनकी वजह से थोड़ा सा योगदान दे पाए किसी की पीढ़ी सुधारने में। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट में हिंदी के खास कार्यक्रम अनफिल्टर्ड अड्डा यानी पॉडकास्ट। भीड़ से अलग शिक्षा जगत और रोजगार बेरोजगार की बातें करेंगे बबीता मैम के साथ। बबीता मैम का नाम ही बहुत है, इसलिए नहीं कि वो मेरे सामने बैठी पॉडकास्ट में, बल्कि इसलिए कि इस देश का हर वो युवा जो सरकारी नौकरी के लिए जूझ रहा है, धक्के खा रहा है, उसकी ये शैक्षिक माँ है। स्वागत है बबीता मैम। आईसीएस कोचिंग, आपका चेहरा, आपकी आवाज़, आपका मोटिवेशन आज के देश के शिक्षित युवा के लिए सोने और चांदी की इस मारामारी में इन सबसे ऊपर है। धन्यवाद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। आज नए साल की शुरुआत में हम बैठ के बातचीत करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो शायद ज़रूरत है, और इस आने वाले साल में बहुत सारे लोगों को एक दिशा मिलेगी कि किस तरीके से चीज़ों को देखा जाए। उम्मीद है ये पॉडकास्ट बहुत बहुत लोगों के लिए एक दिशा देने का काम करेगा। 1 जनवरी 2026 को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, और ये पूरे अभी 365 दिन जी, पड़े हैं। जो बच्चे इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, उनके माता पिता सुनेंगे, जी, वो उनके लिए मील का पत्थर होगा। अक्सर ये कहा जाता है कि कोचिंग सेंटर कमाई का जरिया ज्यादा है, समाज सेवा, बच्चों का हित कम करते हैं। ये कॉमन एलिगेशन है जी, कि दुकानें हैं। जी। आपने चूंकि खुद स्ट्रगल किया है, आप दुकान नहीं चला रही हो। मैं आपको 4 साल से फॉलो कर रहा हूं। मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, क्राइम और इन्वेस्टिगेशन का, वॉर रिपोर्टिंग का काम है। बबीता जी को 4 साल फॉलो करने के बाद सोशल मीडिया पे मैंने समझा, मैं जानना चाहता हूं एक 10 साल की बबीता क्या थी जिसके आज हजारों लाखों बच्चे पीछे हैं कि मैम आप हैं तो हम हैं, हमारे सपने हैं। देखिए सर, मैं अपनी जीवन यात्रा की कहानी आपके साथ शेयर करूं, बहुत बच्चों को सीखने को मिलेगा। मेरा जन्म बड़े ही नॉर्मल से एक परिवार में हुआ। मेरे फादर गांव से निकल गए थे 17 साल में। दिल्ली में देहात का इलाका था, वहाँ से मेरे फादर 17 साल में, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे थे नहीं। ये घटना मैं 1974 की बता रही हूँ। उस ज़माने में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। तो 12वीं करते ही पिताजी ने ये सोचा कि मैं कैसे अपनी लाइफ सेट करूं। तो उनको नज़र आया कि फ़ौज में अपनी सर्विस दी जा सकती है, और 17 साल में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया। मैं ब्लेस्ड रही कि मेरे पिताजी का वो डिसीजन हमें बहुत बहुत फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित हुआ। शादी के बाद मेरी माताजी पिताजी के साथ ही चली गई थी। वहीं बाहर मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, वहाँ मेरा जन्म हुआ। बचपन से बहुत अच्छा माहौल मिला। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि फ़ौजियों के पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि फ़ौजियों के पास इमोशंस होते हैं, और फ़ौजियों के परिवारों में ना एक अलग सा बॉन्ड होता है पूरे कैंपस में। हमें पूरा भारत अपना लगता है,
हम ये नहीं सोचते कि हम यहाँ हैं तो इस राज्य के हैं। मेरा जन्म हुआ है मेघालय में, मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। मेरा बचपन बीता है साउथ इंडिया में, देवलाली में हम लोग थे, तमिलनाडु के इलाके में हमने देखा, कर्नाटका हमने देखा। फिर मेरे फादर जो थे उनकी पोस्टिंग्स नॉर्थ इंडिया में हुई, तो मैंने दिल्ली भी एक पोस्टिंग के तहत ही हम लोग आए थे, ये सब देखा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरा भारत हमारा अपना होता है। हम फौज के जो बच्चे पले बढ़े होते हैं उन्हें इंडिया से लगाव होता है, लेकिन बहुत पैसा हमारे पास नहीं होता। हाँ, ये समझ आ जाती है कि ज़िंदगी में अगर कोई मुकाम हासिल करना है, रिसोर्सेज कम हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और मैं बड़ी ब्लेस्ड रही, अच्छे टीचर्स मिले, केंद्रीय विद्यालय से मुझे पढ़ने का मौका मिला। वहाँ फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आपको पढ़ाई बहुत अच्छी मिलती है। आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, तरह तरह के खेल होते हैं, बहुत टीचर्स का स्टाफ बहुत अच्छा होता है। तो बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी पे ना काम किया जाता है, और वही कहीं ना कहीं फ़ायदा देता है। जब आप ज़िंदगी में आगे जाते हैं तो आप फील करते हैं कि आपका बोलना, उठना, बैठना, आपका भाषाई विकास, आपकी इमोशंस पे जो पकड़ है, ये उन स्कूल के टीचर्स की देन है, उस माहौल की देन है। वो जो एयरफोर्स के कैंपस के अंदर हमने सीखा, वो आज ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाने में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर रहा है। तो नॉर्मल से परिवार से निकल के ये समझ में आ गया था कि भारत में मुकाम हासिल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप से कुछ नहीं होगा। वहाँ से 12th करते करते केवीएस से पढ़ने के बाद एक दिमाग दौड़ाया कि किस तरफ जाया जाए कि जल्दी से पहले पैरों पे खड़े हो। पहली प्रायोरिटी थी एक्चुअली सर, हम ये किस्मत कह लीजिए पिताजी की, हम चारों बेटियाँ थीं। लोग जो थे बड़ा ताना मारते थे कि भाई 4-4 लड़कियां हैं, क्या कर लोगे, इनके लिए दहेज जोड़ो। उस ज़माने में दहेज भी, आज मेरी उम्र मैं 44वें साल में हूँ सर, 43 ईयर्स पहले बेटी के जन्म पे लोग दुख मनाते थे, मतलब कोई खुशी की बात नहीं थी। पर मैं आपको बता दूं, मेरे फादर ने हम चारों के सारे बर्थडेज मनाए। उनके लिए कभी हम लोग ये थे ही नहीं कि दोयम दर्जे में है या मेरी बेटियां हैं तो मैं सर झुका के चलूं। वो हमेशा कहते थे मेरी बेटियां ही मेरा मान है। और उन्होंने हमें खूब पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि आज देखिए मैं आप बैठ के बातचीत कर रहे हैं, और न जाने कितने लाखों युवाओं तक, उनके पेरेंट्स तक ये पॉडकास्ट जाएगा। और मैं इस चीज़ में 100% बिलीव करती हूँ कि अगर एक लड़की का पिता ठान लेना कि मेरी बेटियां काबिल बनेंगी, तो समाज कितना ही एंटी हो, कोई कुछ भी कहता रहे, वो पिता जब दीवार की तरह अपनी बेटियों के रक्षा के लिए अड़ जाता है ना कि सारे तीर मैं सहूंगा, मैं अपनी बेटियों को अच्छा माहौल दूंगा, अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, तो फिर दुनिया समाज के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज बबीता त्यागी सिर्फ और सिर्फ बीपी त्यागी के कारण यहाँ बैठी है। उन्होंने मुझे जो एक मुकाम दिया, मुझे मेरे जो पंखों को उड़ान भरने का मौका मिला, वो बैकग्राउंड मेरे फादर ने तैयार करके दिया। तो बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन उन लिमिटेड रिसोर्सेज में ज़िंदगी को समझने का जो ज़रूरत होती है ना, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सब युवाओं को ये कहूँगी, जितना हो सके अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, पेरेंट्स की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम माने। अगर घर में पैसे की किल्लत है, किसी को कोई बीमारी है, घर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, बच्चे को ज़रूर बताओ कि मेरे घर के हालात क्या हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं बच्चों को मत बताओ, मुझे लगता है क्यों ना बताएं। उन्हें फील होना चाहिए कि वो भी उस घर का एक हिस्सा हैं, और वो लोग अपने, हम सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबके घर के हालात अलग हैं। बचपन से अपने बच्चे को अपने साथी की तरह ट्रीट कीजिए। मेरे फादर ने ऐसा ही किया, और उन्हीं की बदौलत आज हम चारों सिस्टर्स गवर्नमेंट सेक्टर में, मैंने तो खैर जॉब छोड़ दी 12 साल गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करने के बाद, लेकिन मेरी सिस्टर्स हैं बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रही हैं, और न जाने कितनी लड़कियों को वो भी शिक्षा दे चुकी हैं। बबीता मैम, आपकी चारों सिस्टर्स, आपके बारे में दुनिया को पता है, क्योंकि आप पुण्य कर्म कर रही हैं। कोचिंग के नाम पे आप दुकान नहीं चला रही हैं, सेवा कर रही हैं, इसीलिए आप भीड़ से अलग हैं। कुछ लोग दुकान भी चला रहे हैं कोचिंग की। पढ़ाते टाइम मैं कभी ये नहीं सोचती कि ये पेपर इन बच्चों को देना है, मैं हमेशा सोचती हूँ ये एग्ज़ाम मुझे देना है। और मैं आपको बता दूं, कई लोग जो कहते हैं कि दुकान चला रहे हैं, मेरी खुद की जो बेटी है ना सर, मेरी अपनी बेटी, वो भी उसी क्लास में बैठ के पढ़ती है जहाँ और बच्चे पढ़ते हैं। मैं उसे क्लास से अलग घर में नहीं पढ़ाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं अपना बेस्ट दे ही क्लास में सकती हूँ। मेरी खुद की जो सबसे छोटी सिस्टर थी, उसने मेरे ही पास कोचिंग लेके दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गई, उसी भीड़ का हिस्सा बन के बैठी हूँ। बबीता मैम जो कह रही हैं ये स्क्रिप्टेड नहीं है, मतलब प्लानिंग के तहत लिखा नहीं गया है, ना मैंने इनको पढ़वाया है कि आप ऐसा ऐसा बोलना। लेकिन इस पॉडकास्ट को जो भी और जितने भी माता पिता, चाहे वो बेटी के हों चाहे बेटे के, अगर देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं, तो ये तो मान लेना कि हमाम में सब नंगे नहीं होते हैं,
समाज है, हर तरीके के लोग हैं। कुछ बबीता मैम हैं, कुछ परिमल सर हैं और कुछ कोचिंग के नाम पे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सब नहीं। मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। इन्हीं बबीता मैडम को और इनके हस्बैंड परिमल जी को मैं 4-5 साल फॉलो करने के बाद, समझने के बाद, तब आज 4 साल बाद आप पॉडकास्ट पे मैंने आपको पहली बार बुलाया है। बबीता मैम, चारों बहनों के आपका नाम सबको पता है। मेरा सवाल था बाकी 3 बहनें कहाँ कहाँ क्या नाम है, और उन सम्मानित माता पिता के नाम भी हम सुनना चाहेंगे जिनकी आप संतान हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों को, सोना चांदी आज महंगे हुए हैं, बड़ी गरीबी की दौर में भी इसी कीमत पे, इन्हीं तराजुओं पे सोने चांदी की तरह पाला है। परवरिश आपकी अच्छी थी, सोना चांदी आज रेट बढ़ा है। आप तो शुरू से बढ़ा रही हैं अपने रेट। सर, मेरे पिताजी जो हैं श्री ब्रह्म प्रकाश त्यागी और मेरी माताजी हैं शशि बाला त्यागी। 20 साल इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद वीआरएस लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत, और फिर 20 साल इंडियन पार्लियामेंट हाउस में सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 में उन्होंने नौकरी की, भारत की संसद में। और 40 साल की नौकरी करने के बाद 60 साल में रिटायर हुए। अभी भी अपने ऊपर काम करते हैं। डेली पढ़ना उनका रूटीन वर्क है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मेरे पिताजी किताबें ना पढ़ते हों। उन्होंने हमारे घर को भी आधी लाइब्रेरी बनाया हुआ था। जब हम बहुत छोटे थे तब से हम देखते हैं कि पढ़ना इंसान का एक काम होता है। मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फादर ने एयरफोर्स में जितनी कैंपस में लाइब्रेरी होती थी, प्लस इंडियन जो ये अपना पार्लियामेंट हाउस है यहाँ की लाइब्रेरी, इसकी भी किताबें 20 साल हमारे घर में लगातार आती रही। मतलब 8-10 किताबें एक बार इशू करा के ले आना, सारी पढ़ना, फिर वो वापस करके फिर नई किताबें ले आना। तो पढ़ाई से हम सब जुड़े रहे। पिताजी बहुत समझदार इंसान थे। जब हम बहुत छोटे थे तो एक मैगजीन आती थी CSR, कॉम्पिटिटिव सक्सेस रिव्यू, वो ले आते थे। हमें कुछ समझ नहीं थी, लेकिन उसके पन्ने पढ़ना, देख लेना, कभी कोई इंटरव्यूज़ पढ़ लेना, उन सब ने एक बैकग्राउंड का काम किया। तो उसका फ़ायदा हमें ये मिला कि बड़ी सिस्टर जो मुझसे बड़ी हैं 1-1.5 साल, 12th करते ही उन्होंने भी अपना टीचिंग का रास्ता पकड़ा और आज वो TGT इंग्लिश हैं, दिल्ली में द्वारका में टीचिंग कर रही हैं, गवर्नमेंट जॉब में है वो। पहले प्राइमरी स्कूल में थी, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू TGT लग गई। सेकेंड नंबर मेरा था। मैंने 12 साल नौकरी की। 2003 से 2015 में मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया। इंस्टेंट डिसीजन था। आज जैसे आ रहे थे दिल्ली, ऐसे ही एक दिन पहले कभी दिल्ली आ रहे थे, गाड़ी में बैठे बैठे बातचीत हुई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम जो जॉब में करोगी वो लिमिट होगी, क्योंकि आप कितने बच्चों को पढ़ाएंगे वहाँ। बोर्ड पे तो पढ़ाना एक क्लास में एक सीमा है, पूरी ज़िंदगी में शायद 10-20 हज़ार लोगों को पढ़ा पाती। उन्होंने कहा तुम जो काम कर सकती हो वो लाखों लोगों तक जाए, करोड़ों लोगों तक जाए, तो ये जॉब तुम छोड़ दो। बड़ा इंस्टेंट डिसीजन था, सरकारी नौकरी छोड़ना जिसके लिए लोग मरते हैं। 2003 में जब मैं सरकारी नौकरी में गई थी तब दिमाग में कहीं दूर दूर तक भी नहीं था। इसलिए मैं डेस्टिनी में बहुत बहुत विश्वास करती हूँ और मुझे लगता है हर चीज़ ना लिखी हुई है। वो 31 अक्टूबर 2015 का दिन लिखा था कि मुझे नौकरी छोड़नी थी और बस इंस्टेंट बातचीत हुई और मैं स्कूल में उतरी। बीच में मेरा स्कूल पढ़ता था सिंघू गाँव में, और मैंने जाके कहा मैम मुझे जॉब छोड़नी है अपने प्रिंसिपल को। तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी सरकारी नौकरी छोड़ता है कोई। मैंने कहा नहीं, मुझे रिज़ाइन करना है। तो मैंने वहीं लेटर लिखा बिना किसी प्लानिंग के और मैम को दे दिया। उन लोगों ने कहा वैसे ही कर रहे हैं, देखना 2 दिन बाद फिर आ जाएंगे। 2 महीने नौकरी, तो भाई बहुत अच्छी सैलरी थी। टीचर्स की सैलरी बहुत अच्छी थी शुरू से, अभी भी बहुत अच्छी है। तो वो इंस्टेंट डिसीजन था। मेरी जो छोटी सिस्टर है, मुझसे छोटी, वो कंटेंट राइटर है, वो बुक्स पे काम करती है। और जो सबसे छोटी है, काफ़ी गैप है हम लोगों में, एज गैप, मेरे पास रह के मेरी ही कोचिंग में, मैंने उसे कोई सुविधा नहीं दी, मेरी क्लासरूम में आती थी। उसको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि बस तुझे इतनी सुविधा मिलेगी कि फ़ीस नहीं देनी है, क्लास लेनी है, टाइम से आना है, अपनी जगह। मैं ये क्लास में कभी नहीं कहूँगी कि मेरी सिस्टर आगे बैठेगी। अब उस टाइम पर वो मैरिड थी, एक उसका छोटा सा बच्चा था, उसकी एज मेरे ख्याल 26-27 साल थी, न्यूली ही मैरिड थी, छोटा ही बेटा था। सब कुछ घर में करके आती और भाग दौड़, मैरिड, आप समझ सकते हैं सारा काम करना। कई बार तो बिल्कुल पीछे बैठी दिखती थी, लेकिन मैंने उसके साथ कभी लीनियंसी नहीं कि मेरी सिस्टर है तो छोड़ो इसको, सीट आगे बैठ, नहीं। अगर वो नहीं है हकदार, टाइम पे नहीं पहुंच सकती, चाहे हालात कुछ भी हो, तो पीछे बैठेगी। फिर उसको अधिकार नहीं है कि जो बच्चा सुबह 7 बजे आके बैठा है मैं उसको उठाऊं और अपनी सिस्टर को बैठाऊं। 1 साल मेरी सिस्टर ने पूरा जम के पढ़ा, सर्दी गर्मी बारिश, रोज़ आना, टाइम से पहुंचना क्लास से पहले और फिर क्लास के बाद जाना। उसका फल सर मुझे
मुझे ये मिला, हम सबको ये मिला, मेरी सिस्टर का DSSB में NTT में जब लिस्ट लगी तो उसका 3rd रैंक था ऑल ओवर इंडिया। तो ये उसकी मेहनत थी। सेम कंडीशन सभी बच्चों के साथ थी। मेरी सिस्टर को मैंने कोई भी अलग से ये नहीं किया कि मेरी बहन है तो मैं इसको ये सुविधा दूंगी। उसी क्लास में, उसी भीड़ में, गर्मी में बैठना, जितनी हवा सबको लग रही है उतनी ही उसे भी लगेगी। उसको कोई AC का माहौल नहीं दिया। सेम कंडीशन मैं अपनी बेटी को भी दे रही हूँ, क्योंकि लाइव ये जाएगा, बहुत लोग सुनेंगे। मेरी बेटी आज भी क्लास में बैठती है, तो हमारी खुद की बेटी के लिए भी कोई अलग माहौल नहीं है। उसी माहौल में अगर किसी को गर्मी लग रही है तो मेरी बेटी को भी लग रही है, अगर ठंड लग रही है तो उसको भी लग रही है। सारी चीज़ें सेम हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ मैं जैसा अपने बच्चे के साथ कर रही हूँ वैसा ही मेरा ट्रीटमेंट दूसरे के साथ है। और कोई देखे ना देखे, ईश्वर देखता है। मुझे अपने बच्चे की जितनी केयर है उतनी केयर उनकी भी है जो मेरे पास पढ़ते हैं। तो अगर ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया होता तो मुझे उनसे लगाव ना होता। मैं अपनी बेटी को AC रूम में बैठा के सेम क्लास लैपटॉप पे दे सकती हूँ, आराम से बैठेगी, पूरा ठंडक में मज़े से पढ़ेगी। लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ सर, जिसने मेहनत नहीं की ना वो फल का अधिकारी नहीं होता। ईश्वर मेहनत का ही फल देगा, बैठने का फल नहीं मिलेगा। तो अपनी बेटी को भी मैं चाहती हूँ वो परेशानियों को देखे कि दुनिया कैसे जीती है, कैसे लोग गर्मी में बैठ के भी पढ़ते हैं, कैसे लोग खराब हालातों में भी ज़िंदगी से जूझते हैं, लड़ते हैं, और सिर्फ AC के रूम में बैठने को ही ज़िंदगी नहीं कहते हैं। तो इसलिए मैं सबका माहौल, अपनी बेटी का भी, उनके साथ एक माहौल में रखती हूँ ताकि वो फील कर पाए हर चीज़ को। क्योंकि बबीता त्यागी ने संघर्ष में ही आंख खोली है, पिता के संघर्ष में। पहले पिता का संघर्ष और माँ का, उसमें आंखें खुली, होश संभाला, तो फिर अपना संघर्ष शुरू हुआ। और संघर्ष ही जीवन का नाम है, अगर मैं आपकी बात समझ पाया। तीनों बहनों के और माँ के नाम अभी मैं सुनना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के जरिए, कम से कम आपके परिवार को तो लोग समझ सके। क्यों? क्योंकि इतनी फेमस बबीता मैम है, इतनी फेमस बबीता त्यागी कौन है वो लोगों को कम पता है। मैंने माताजी पिताजी का नाम बता दिया सर। मेरी बड़ी सिस्टर हैं कविता यादव। मेरी बड़ी सिस्टर ने उस ज़माने में अपनी पसंद से शादी की थी। जहाँ पढ़ती थी, मतलब स्कूल के बाद वहीं पे मेरे जिया जी भी पढ़ते थे। वो असिस्टेंट कमांडेंट थे UPSC के थ्रू, जो आप जानते हैं पेपर के थ्रू निकलते हैं। उन्होंने भी गवर्नमेंट जॉब की, बाद में वो छोड़ दी। 10-12 साल उन्होंने भी जॉब की थी। तो कविता यादव TGT इंग्लिश हैं, फिर ममता त्यागी है जो कंटेंट लिखती हैं, और फिर है नेहा त्यागी जो मैंने बताया ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक था जिनका। तो ये मेरा परिवार है। भाई बहुत लेट स्टेज में हुआ, वो मेरी दादी का प्रेशर था कि भाई घर में एक बेटा भी होना चाहिए। भाई भी अब पढ़ाई करने के बाद टेलीकम्युनिकेशन में गुड़गांव में जॉब कर रहा है, पर वो काफ़ी छोटा है, अभी 25 साल का है। कोई बात नहीं। आपके पिता का संघर्ष, आपकी माँ की तपस्या, उनका सन्यासी जीवन, आज पॉडकास्ट में बबीता से सारी चीज़ें निकलवा रहा है। आप तभी बोल पा रहे हैं। अगर चॉपर से, हेलीकॉप्टर से उतरे होते, सब सुविधाएं पहले मिल गई होती, तो आज बबीता त्यागी, परिमल त्यागी अपनी बेटी को अपने ही कोचिंग में बाकी 100-200 बच्चों के साथ बैठ के क्लास में नहीं पढ़ा। 200 नहीं, हमारे पास 500-500 बच्चे एक साथ बैठते हैं, और उसी भीड़ में मेरी बेटी भी बैठती है। कोई उसको अलग से सीट नहीं प्रोवाइड होती, वो जब जाएगी तो अपनी उसको सीट बनानी होती है। बबीता मैम, संघर्ष की बात आ रही है क्योंकि आप संघर्षशीली ही हैं। आपकी बात से आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। बबीता को समझना है तो आदमी खुद प्रेशर दे और समझ ले। आपके जो लेक्चर्स हैं, जो आम बातचीत है, क्लासेस हैं, यूट्यूब पे भरा पड़ा है आपका मटेरियल। बबीता त्यागी जब प्रेग्नेंट थी तब आप शायद अपना वाइवा देने पहुंच गई थी, वो क्या किस्सा है? कितनी उम्र रही होगी, पूरा बता दो। मैं 24 साल की थी सर। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, अच्छी खासी सैलरी थी क्योंकि 6th पे कमीशन उस टाइम पे आ चुका था। तो बस वैसे ही आगे बढ़ने की ललक थी। B.Ed का मैंने फॉर्म भर दिया इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और उस ज़माने में हमारे पास गाड़ी नहीं थी, बाइक हुआ करती थी। गर्मियों का टाइम था, जून के आसपास, जितना मुझे याद है जून जुलाई का टाइम था। बहुत ही ख़राब सा मौसम होता है, ह्यूमिडिटी होती है और उमस होती है माहौल में। अब क्योंकि गाड़ी नहीं थी तो बाइक से ही ट्रेवल किया करते थे। हरियाणा के एक गाँव से निकल के दिल्ली में मेरा एग्ज़ाम था रोहिणी, वहाँ तक आए बाइक पे। और बेटी उस टाइम पे शायद 1st मंथ था, पता नहीं 2nd मंथ था, कंसीव किया ही था। तबीयत बहुत ख़राब, रास्ते में रुक के वॉमिटिंग हो रही है, परेशानी हो रही है। ऐसा था कि नहीं जाना है, एक मन में आया कि नहीं जाना है, किस चीज़ के लिए मरना है, जॉब तो है ही। लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ सीखना है, टाइम ख़राब नहीं करना।
सरकारी नौकरी बहुत लोग कहते हैं लगने के बाद सब भूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। मैंने नहीं ऐसा किया। मैं पेपर देने गई और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वहाँ पेपर के बीच में भी मुझे याद है मैंने पेपर साइड रखा और मैं लेट गई आधा उस बेंच पे, क्योंकि तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैंने जैसे तैसे पेपर पूरा किया। ये था कि पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा, बस मैं ये समझा के बैठी थी मन को कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जॉब तो मैं कर ही रही हूँ, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थी। जब उसका रिजल्ट आया तो सर के किसी फ्रेंड का फ़ोन आया और मैं किसी दूसरे रूम में थी, तो मुझे उस टाइम पे लैंडलाइन थे सर। लैंडलाइन, ये मोबाइल वाला ज़माना मतलब थे लेकिन बहुत ऐसे, हाँ, बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं था कि हर एक के बड़े पास लोग कहलाते थे जिनके पास मोबाइल था। तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि एक नंबर, तो मुझे जो सुनाई दिया मुझे लगा शायद मेरा एक नंबर कम रह गया, मेरा पेपर पास नहीं हुआ। तो बाद में मुझे पता चला कि ऑल ओवर इंडिया मेरा फर्स्ट रैंक था और वो ऑल टाइम हाईएस्ट था। 1985 में वो यूनिवर्सिटी बनी थी और 2007 की ये बात है, तब मेरी बेटी कंसीव की हुई थी मैंने। तो मेरे लिए वो बहुत 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 खुशी की बात थी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी और उस हालत में मैंने वो पेपर दिया था और तब ऑल इंडिया में मेरा फर्स्ट रैंक आया। और जब मैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गई तो मेरी बेटी 7 दिन की थी। ये 7 नवंबर को पैदा हुई, 14 तारीख को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उम्र मेरी 25 साल हुई भी नहीं थी उस टाइम तक। वहाँ पे जितना क्राउड आया था सब यंग थे, क्योंकि आप जानते हैं बीएड वगैरह में यंग बच्चे ही आते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि 7 दिन की डिलीवरी हुई थी तो ठंड का मौसम आ गया था, उसके 1-2 दिन बाद बारिश भी हुई थी। मैं अपना पूरा वो हमारे इंडियन उसमें कहते हैं ना कि उस टाइम पे बिल्कुल शरीर को बचाना होता है, हाँ, तो पूरा वो सरवर ढक के ठंड की मेरी बच्ची को ठंड ना लग जाए। और वहाँ एक हॉल था, उसमें काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे, सबका डीवी था उस दिन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैं जाके बैठ गई, तो बच्चों का रवैया ये था कि पता नहीं ये कौन आ गई हैं, जैसे सब लोग यंग जीन्स पहने हुए लड़कियां थी, लड़के थे। तो वहाँ पे फिर जब उन्होंने कहा फर्स्ट रैंक बबीता त्यागी, और जब मैं वहाँ उठ के गई तो आप मानेंगे नहीं, लोगों की आंखों में चमक आ गई, मतलब उनका एकदम रवैया बदल गया कि ये जो हमारे बीच में बैठी थी लेडी, जो इस तरह से बिल्कुल अपने आप को ढक के, ये है फर्स्ट रैंक होल्डर। फिर जब मैं वहाँ गई तो मैम थी वहाँ, उन्होंने मुझे कहा कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम जो है इस हालत में। तो मैंने कहा मैम मैं ऐसे ऐसे, उस दिन मेरा मन भी नहीं था, मुझे चक्कर आ रहा था, मेरी तबीयत ख़राब थी, बाइक पे से हमने रुक के पानी भी पिया, वॉमिटिंग भी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतना जज्बा रखें कि उस ख़राब हालत में भी ये सोचें कि नहीं मुझे पेपर देना है। और मैं मतलब उस दिन मुझे फील हुआ कि आपकी पोजीशन से लोग ना आपके प्रति रवैया बदल लेते हैं। लोगों की नज़रें एकदम से बदल गई मेरे प्रति, वहाँ बैठे बच्चों की, और मुझे एकदम उनकी नज़रों में ना वो एडमायरेशन था कि मतलब इसने हमसे तो कुछ बेहतर कर लिया है। और ये वही बच्ची है जो अब आपके साथ आपके कोचिंग सेंटर में बैठ के भीड़ में बच्चों के साथ पढ़ रही है। यही बेटी है सर, मेरे पास एक ही बेटी है, बेटा छोटा है। तो वो इंसिडेंट मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ, वो जो मुझे फील हुआ कि मैंने कुछ तो अचीव किया है, जो सबके नज़रिए में एक चेंज आ गया मेरे प्रति। बबीता मैम, मैं 10-11 साल के बच्चे को समझ होने लगती है। मैं 10-11 साल की बबीता को आपके पास्ट में 10-11 साल की उम्र में ले जाके, माँ की क्या बात बहुत आती है जो मील का पत्थर हमेशा रही, बहुत सारी जीवन रहा। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, माँ है, सवाल टफ है जी। लेकिन कोई चीज़ तो होती है कि मेरी माँ ये, और सेम पापा की, दोनों की एक ही एक बात पूछ रहा हूँ। 11 और 10 साल की या 12 साल की बबीता को क्या याद है जिसने बबीता को भीड़ से निकाल के समंदर से उछाला, व्हेल मछली की तरह शिक्षा के क्षेत्र में आप एकदम अलग निकली? मेरे फादर के प्रति जो लोगों का रवैया था ना सर, और खासकर उनकी अपनी फैमिली का, वो बड़ा बेचारगी भरा हम फील करते थे। जैसे हाँ, मैं ये नहीं कहती कि वो लोग खराब थे, जैसे मेरी दादी थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक होता ना हीनता की भावना कि मेरे बेटे के पास बेटा नहीं है, 4 लड़कियां हैं। तो वो हमेशा कहा करती थी कि जैसे मेरे पापा का नाम ब्रह्म प्रकाश है, कि इसके कंधे झुक गए हैं, इसके कंधे झुक गए हैं। तो आप मानेंगे नहीं, मैं सोचती थी कि क्या बेटियों के वजन से। हाँ, अब उनके कहने का मतलब ये था कि भाई बेटियां बोझ हैं, वो हमारे सामने, हमें समझ नहीं आता। तो मैं सोचती थी कि क्या सच में मेरे पापा के कंधे झुक गए हैं क्या? मैं उनको ऐसे ऑब्जर्व करती थी कि मुझे तो नहीं लग रहा कि कंधे झुके हुए हैं। दादी हमेशा क्यों कहती हैं कि इसके कंधे झुक गए हैं। धीरे धीरे बड़े हुए तो समझ में आया कि अच्छा, वो इस बोझ की बात करती थी। 4 बेटियों का ये जगह वो ठीक थी, मैं उनको गलत नहीं कहती, पर जब ये समझ में आने लगा ना, तब फील होता था कि ये बोझ हमें हटाना है। हम इस बोझ का कारण हम है ना, हम इस बोझ को हटा देंगे और हम बहुत जल्दी अपने पापा के इस बोझ को हटाने के लिए अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। ये 10-12 साल में दिमाग बनने लग गया था, जबकि मैं देखती हूँ 10-12 साल में लोगों में समझ नहीं होती बच्चों में, लेकिन 6th-7th में मुझे लगने लगा था, मुझे और मेरी बड़ी सिस्टर को, क्योंकि हम थोड़े
समझदार। हाँ, बड़े बहनों में थोड़ी समझ भी ज़्यादा जल्दी आ जाती है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। तो वो जो फीलिंग थी ना, उसने हमें कभी बिगड़ने नहीं दिया, हमें कभी रास्ता भटकने नहीं दिया। हमें कभी नहीं लगा कि हमें मेकअप करना है या हमें मूवी देखनी है या हमें गानों पे इस तरह से ये करना, कभी हमारे दिमाग में ही नहीं आया। सिर्फ एक चीज़ थी, इंटेलिजेंस को अपने को इतना निखार लेना है कि यंग एज में ही अपने पापा के कंधों से उस बोझ को हटा लें और हम पे प्राउड कर पाए हमारे फादर। और क्लास में हमेशा अव्वल आने की कोशिश, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, मल्टी टैलेंटेड बनने का एक जुनून सवार हो गया था। डिबेट्स में, पोएम्स में, इसमें जितना डेक्लेमेशन या एक्सटेम्पर स्पीच, हर चीज़ में हिस्सा लेना है। कई बार ऐसा भी हुआ कि लगता था यार ये कर रहे हैं पढ़ाई छूटी, लेकिन नहीं, पढ़ाई भी करनी है प्लस ये भी करना है। और विद गॉड्स ग्रेस सर, भगवान की बड़ी कृपा रही, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा किया। मैं 1998 में जब बोर्ड का एग्ज़ाम मैंने दिया 10वीं क्लास में, तो मैं इंडिया में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे साइंस में, 100 में से 95। उस ज़माने में वो बहुत बड़ी बात थी। आज बड़ा नॉर्मल है, आज कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब बड़ी बात थी, कोई ट्यूशन नहीं था। तो फिर ये लगता था कि हाँ, पढ़ाई में भी आगे आ गए, प्लस कॉन्फिडेंस भी साथ साथ बिल्ड किया, क्योंकि डिबेट ने जो ये एक्सटेम्पर स्पीच होती हैं और जो आपका ये पोएम रेसिटेशन है, ये आपको एक भीड़ को फेस करना वो ताकत देता है। तो ये सब चीज़ें जब साथ चल रही थी, तब लगने लगा था कि नहीं, अब ये जो मेरी दादी वाला वो था ना डायलॉग कि इसके कंधे झुक गए हैं, वो हम झुकने नहीं देंगे। वो हम इतने मजबूत बनेंगे कि मेरे फादर सबके सामने खड़े होकर कह पाएँ कि मैं प्राउड से कहता हूँ कि ये मेरी बेटियाँ हैं। और भगवान की दया से वो दिन मेरे फादर की ज़िंदगी में आ गया, और मैं मानती हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उनको वो टाइम दिखा पाई। बहुत लोग बहुत ऊंचाई हासिल करते हैं, लेकिन तब तक माँ बाप चले जाते हैं। सक्सेस तो मिलती है, लेकिन दिखाएं किसको, वो लोग नहीं मिलते। तो इस मामले में मैं ब्लेस्ड रही कि मैं अपने फादर के जीते जी वो मुकाम बना पाई, हासिल कर पाई कि मेरे फादर आज प्राउड से कहते हैं कि ये मेरी बेटी है। और वही दिन बस मेरी इच्छा थी। मेरी दादी चली गई, वो दिन नहीं देख पाई, लेकिन बाकी लोगों ने देखा। अब मेरे ताऊ जी, चाचा जी या मेरे खुद के गांव के लोग मेरे फादर को मिलते हैं तो इतनी तारीफ़ें करते हैं, तो अच्छा लगता है। मतलब मेरे फादर को भी अच्छा लगता है, हमें तो फिर डबल अच्छा लगता है। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी मेरी, लेकिन मेरी मदर ने कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हम, जैसे एक होता है ना एक माहौल देना, संस्कार जिसे कहते हैं। फादर से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन संस्कार जो है ना वो माँ ही दे सकती है। जैसे रहने का तरीका, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, प्लस रिश्तों की कद्र करना। और कभी मैंने अपनी मदर को कभी किसी से लड़ते नहीं देखा। मतलब इस तरह से कि मेरी चाची से लड़ी, मैंने कभी नहीं लड़ते देखा। अगर उन्हें लगता था कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है तो वो शांत होकर अपने काम पे लग जाती थी। ये हमने सीखा कि लड़ाई में एनर्जी वेस्ट मत करो, और अपनी सारी ताकत को ना अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे लगा दो। अपने टाइम को इन्वेस्ट करो परिवार पे, क्योंकि फाइनली वही आपकी ताकत बनेगा। बबीता त्यागी मैम, मेरे साथ दो सवाल एक साथ आ रहे हैं जहन में आपकी सुन के। कहते हैं कि फौजी और पुलिस वाले, इनकी औलाद बिगड़ जाती है, और आपके साथ दोनों ही हैं। एक सवाल हुआ ये कि फौजी और पुलिस वालों की औलाद बिगड़ती है क्योंकि उनको माहौल नहीं मिलता है। पिता सर्विस में रहते हैं, बच्चे आवारगी में। एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा वो आगे बड़ा कमज़ोर निकल जाता है, और आपने KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन के केंद्रीय विद्यालय स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में पढ़ने के बाद इस भ्रांति को भी रगड़ दिया है जमीन पे। दोनों के मुझे सवाल एक संग मैंने किया, आप आराम से जवाब देते हैं। सर, आपने कहा पुलिस वालों के और फौजियों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। मेरा ये मानना है, अगर फौजी अपने बच्चों को अपने नज़र में रखते हैं, अगर पॉसिबल हो अपने आसपास रखते हैं, तो मुझे लगता है फ़ौज से बढ़िया माहौल कहीं मिलता ही नहीं है। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा। हाँ, बिगड़ जाते हैं जब कई बार ऐसा होता है कि हार्ड पोस्टिंग्स होती हैं, वहाँ पे अपनी फैमिली को नहीं ले जा पाते हैं, आप कई साल से अपने परिवार से मिल नहीं पाते हैं, 6-8 महीने हो गए फादर को आए, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि बच्चा उस टाइम पर बिगड़ जाए। लेकिन मैं ब्लेस्ड रही, मेरे फादर ने हर एक कैंपस में हमें अपने साथ रखा, टाइम टू टाइम हमें संभाला। एक उम्र आती है जब बच्चे बिगड़ते हैं। मेरे फादर का एक बड़ा अच्छा तरीका था पेरेंटिंग का, वो ना हमारा इंस्टेंट कभी भी बैग चेक कर लेते थे। जब हम 6th 7th 8th 9th में थे, जैसे कभी भी किसी भी दिन अनएक्सपेक्टेड वो कहेंगे अपने बैग्स ले आओ,
स्कूल से आते ही, और उस बैग में देखेंगे क्या क्या रखा है, क्योंकि उस एज में बच्चा बिगड़ने लगता है। जैसे मुझे ध्यान है, एक बार 7th में थे हम लोग, तो मेरे पापा ने बैग चेक किया, तो मेरे में ना कंघा, जो बड़े वाला कंघा होता है वो निकला। तो मेरे फादर ने फील किया कि शायद मेरे बच्चे कंघा करते हैं स्कूल में जाके। नेक्स्ट डे वो हमारे लिए छोटी कंघियाँ लाए और बोले इनको रख लो, ये बड़ा कंघा लेके मत जाया करो। मतलब वो ये फील करते थे कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे पता होना चाहिए। तो एक फादर होने के नाते टाइम टू टाइम उन्होंने हमें बहुत संभाला, जो बहुत ज़रूरी है। जब बेटियां बड़ी हो रही होती हैं तो आपको अपनी बेटियों से ज़्यादा समाज से डर लगता है, क्योंकि समाज में गंदगी बहुत ज़्यादा है। आपकी बेटी ठीक है, लेकिन समाज में जो घटिया नीच लोग हैं वो आपकी बच्ची को परेशान कर सकते हैं। तो एक बार जब मैं 9th या पता नहीं 8th में थे, मेरे फादर जो है ना, छोटे छोटे एक नाइफ, पॉकेट नाइफ आते थे, वो लेके आए और उन्होंने हमें कहा अपने अपने बैग्स में रखो। जैसे उस टाइम हमें समझ नहीं आया, लेकिन आज जब मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ तो मैं फील करती हूँ कि मेरे फादर की क्या मंशा रही होगी उस चीज़ के पीछे। समय का नहीं पता सर, कब किसके ऊपर कैसे टफ टाइम आ जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं धीरे 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 हमें मेंटली प्रिपेयर करती जा रही थी कि समाज में हर तरीके के लोग हैं, अच्छे लोग भी मिलेंगे, खराब लोग भी मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फौजी लोग होते हैं ना, वो दुनिया को बहुत तरीके से देख चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस किस तरह की गंदगी है। उन्होंने हमें ऐसे एक उसमें नहीं रखा कोकून में, कि कई पिता क्या करते हैं, बेटी को बिल्कुल ही ओवर प्रोटेक्शन देंगे। ओवर प्रोटेक्शन आप तो दे देंगे लेकिन समाज तो नहीं देगा ना। तो उन्होंने हमें ये भी समझाया कि समाज में घटिया, नीच, चीप लोग भी हैं, उनसे कैसे डील करना है। हम बहुत पैसे तो थे नहीं उस टाइम, गाड़ी वाड़ी तो मतलब ही नहीं था, सरकारी बसों में ही ट्रेवल करते थे, उसमें भी सब तरह के लोग मिलते हैं। आपके पॉडकास्ट को जो बेटियां देखेंगी सुनेंगी वो इस बात से 100% एग्री होंगी कि कोई भी बेटी जब सरकारी बस में ट्रेवल करती है, किसी इस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो हर तरह के लोगों से उसको डील करना पड़ता है, वो भी आना चाहिए। तो वो छोटी छोटी चीज़ें थी ना, उन सब ने हमारी पर्सनैलिटी में काम किया, पर्सनैलिटी को ग्रूम किया। और मैं ये मानती हूँ कि फौजी अगर सही टाइम पर अपने बच्चों को, या पुलिस वाले, परवरिश का जो पार्ट होता है ना, अगर वो टाइम टू टाइम समझाते रहें, या किसी भी काम से जुड़े लोग, बच्चे के ऊपर थोड़ा एक टाइम होता है जब ध्यान देना होता है, पेरेंटिंग उसी को कहते हैं। उस टाइम अगर उसको पकड़ लिया जाए ना टाइम पे कि बेटा तुम्हें क्या करना ठीक है, क्या ठीक नहीं है, और टाइम टू टाइम गाइडेंस भी मिलती रहे, सही चीज़ सही क्यों है, गलत गलत क्यों है, ये पता हो, तो फिर बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्लस एक और मुझे लगता है कि जो लोग भ्रष्टाचारी और थोड़े घटिया कामों में लिप्त रहते हैं ना, मेरा पर्सनली मानना है, उनकी औलाद ज़्यादा बिगड़ती हैं। क्योंकि जब वो देखती है ना घर में बिना मेहनत का पैसा आता है, तो औलाद को लगता है ये सब वैसे ही हो जाता है। जब बच्चा ये देखता है ना कि मेरे फादर ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, कभी कहीं से किसी का 100 रुपये का नोट गलत तरीके से नहीं लिया, तो वो अपने फादर की भी इज्जत करता है बच्चा, और वो ना सही रास्ते पे चलने के लिए भी कहीं ना कहीं उसको प्रेरित करता है। मेरे पिताजी फौज में थे, एक किसी का सिंगल पैसा उन्होंने गलत तरीके से नहीं कमाया। आज भी मैं प्राउड से कहती हूँ, हम जो ये बैठ के आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण मेरे फादर का संघर्ष है। और उन्होंने जो ज़िंदगी में हमेशा साफ सुथरा काम किया ना, उनका जो किरदार था, उसी के कारण उनके ही कर्मों का फल हम बेटियों को मिला है। तो माँ बाप का ये भी एक संघर्ष होता है कि गलत चीज़ों से अपने बच्चों को तो बचाना ही है, अपने आप को भी बचाना है। भ्रष्टाचार और गलत चीज़ें कुछ दिन तो आपको सुख देंगी, लेकिन आपकी औलाद आपकी इज्जत नहीं करेगी, तो इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं बच्चा ना सीखता माँ बाप से ही है। माँ बाप अगर साफ सुथरे अच्छे चरित्र के हैं, अगर माँ बाप में भ्रष्टाचार या गलत आदतें नहीं हैं, तो बच्चा देखता है कि मेरे फादर का हार्ड अर्नड मनी है, ये पैसा मेरे पिता ने दिन रात मेहनत करके कमाया, तो वो ना दिल से रिस्पेक्ट करता है। आज मैं अपने फादर की दिल से इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष से वो छत डाली है, संघर्ष से बाइक ली थी। मुझे अपने फादर का पहला स्कूटर था सर, सेकेंड हैंड लिया था, मैं तब 5th क्लास में थी। इतने पैसे थे नहीं कि फर्स्ट हैंड स्कूटर लेते, किसी का सेकंड हैंड लिया। उसका नंबर हमें ना दिल से याद था, DAM 4271। मैं आज मर्सिडीज़ में चल सकती हूँ, मर्सिडीज़ में हम यहाँ आए हैं, BMW या जो भी बड़े ब्रांड हैं, मुझे अपनी गाड़ियों के नंबर नहीं याद है। पीछे का डिजिट याद होगा कि किसी का ये है, किसी का वो, आगे का कुछ नहीं याद। उस स्कूटर का, सेकेंड हैंड स्कूटर का नंबर मुझे याद है, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे फादर ने एक एक पैसा जोड़ा था, और कैसे हमारे घर में प्लानिंग हुई थी कि हम स्कूटर लेंगे। हम जो है, हमें सेकेंड हैंड से कोई मतलब नहीं था, हमारे लिए वो स्कूटर था कि वो स्कूटर उस टाइम पे प्रिया, बजाज, ये फेमस हुआ करते थे। हाँ, तो वो चीज़ें जो है ना, वो कहीं ना कहीं मैं ये कहती हूँ कि ये गलत फहमी है, लोगों को गलत धारणा है कि फौजियों के बच्चे बिगड़ते हैं। अगर प्यार से, टाइम पर और अपना उदाहरण देके कोई फौजी बंधु काम करे, तो उनकी औलाद बहुत अच्छा कर सकती हैं। प्रियंका चोपड़ा भी एक फौजी की ही बेटी है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं।
जी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं होती, अंग्रेजी में कमज़ोर रह जाते हैं, गणित फिजिक्स मैथ में कमज़ोर रह जाते हैं। लेकिन बबीता त्यागी तो एक छोड़ चारों बहनें केंद्रीय विद्यालय से ही पढ़ी, जो कि वो भी सरकारी है, और आज लाखों बच्चों की माँ बनी हुई हैं। एक बबीता त्यागी में लाखों टीचर है, ये तो एक मिरेकल हो गया। नहीं सर, मिरेकल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पिछले 5-7 साल है ना, इनमें शायद सरकारी स्कूल का स्तर और नीचे गिर गया। जब हम लोग पढ़ते थे, जब हमसे पिछली और पीढ़ी थी, आईएएस भी लोग वहीं से निकल जाते थे। आईएएस आईपीएस निकलते थे सरकारी स्कूल से पढ़े बच्चे। और मैं इस मामले में अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि हमारा सरकारी स्कूल वैसा सरकारी नहीं था जिसकी इमेज बहुत लोगों के दिमाग में है कि टाट पट्टी बिछाने वाले या जिनको पानी की सुविधा ना मिले। केंद्रीय विद्यालय एक संगठन के तहत काम करते हैं, और हम जिन स्कूलों में पढ़े हैं वो किसी भी मायने में कमज़ोर नहीं थे। हमारे स्कूल्स में अच्छी बिल्डिंग्स थी। खैर 6 to 10th में जहाँ पढ़ी हूँ वहाँ टेंट भी थे, वहाँ बिल्डिंग नहीं थी। लेकिन वो जो टीचर्स थे ना सर, वो जैसे हीरा होता है ना, उसको तराश देता है जौहरी। हमें जो टीचर्स मिले ना, वो जौहरी थे। उन्होंने, हम कच्चे थे, बिल्कुल कच्चे, और उसको तराश दिया, हमारे ऊपर काम किया हमारे टीचर्स ने। मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ अपने टीचर्स की, जिन्होंने मुझे माइक पे बोलना सिखाया, मेरे मॉड्यूलेशन पे काम किया, मुझे मेरी गलतियाँ बताई, मेरी इंग्लिश पे काम किया, हिंदी पे काम किया, बॉडी लैंग्वेज बताया, कैसे खड़े होना है, माइक पे किस तरीके से बोलना है। ये सब उन टीचर्स की देन है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, पर उनको माहौल नहीं मिल पाता डिलीवर करने का। जैसे आजकल की बात करूं, जितने टीचर्स हैं ना, इतना ज़्यादा वर्कलोड उनके ऊपर है। सरकारी की बात कर रही हूँ, पढ़ाने का नहीं, सरकार के बाकी कामों का। जनगणना होगी तो टीचर्स को काम करना है, कोई भी इलेक्शंस होंगे, चाहे वो एमएलएस के हो, एमपीज के हो, नगर निगम के हो, उनको काम करना है। बीएलओ टीचर बनेगा, जितने काम है सरकार, इंजेक्शन के लगने कोरोना में तो टीचर। आप ये देखिए, टीचर्स का मेन काम पढ़ाने का होना चाहिए। अब उनको इतने फालतू के कामों में उलझा देते हैं, जिस कारण बेचारे वो जो मेन काम है ना पढ़ाई का, वो करने का टाइम ही नहीं मिलता। और भट्टा बैठ जाता है बच्चों के भविष्य का। बच्चों का ये प्रॉब्लम है। मैं ये सोचती हूँ कि टीचर्स को कम से कम इस तरह के कामों में इन्वॉल्व ना रखें बड़े लेवल पे। अगर ज़रूरत पड़े थोड़ी सी मदद ले लें, लेकिन सिर्फ उनके कंधों पर सब आप पूरी जनगणना टीचर्स के थ्रू करा देंगे। वो टीचर्स जा के वार्ड में ठीक है लोगों की गिनती करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं नुकसान, उनका जो एक इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो जो स्कूल में होना था, कहीं ना कहीं तो ड्रॉबैक मिलेगा इसका। मैं आपकी बात से जहाँ तक बबीता मैम यही समझ पा रहा हूँ कि सरकार ने सरकारी स्कूल और उनके टीचर सरकारी जो हैं उनको बंधुआ मजदूर लेबर की तरह इस्तेमाल करना जो शुरू किया है, उसमें उनका जो एक शिक्षण कार्य है वो तो तबाह हुआ, बच्चों का जो भविष्य है वो और ले डूबे, है ना। इस सरकारी स्कूल बुरे नहीं है, उनका तंत्र बुरा नहीं है, लेकिन व्यवस्था बुरी है। सरकारी स्कूल में टीचर बनने के लिए ना, अगर आपको एसएसटी पढ़ाना है तो आपको मैथ्स भी आएगा पेपर में, इंग्लिश भी आएगा, हिंदी भी आएगा, जनरल नॉलेज भी आएगा, करंट अफेयर्स, यानी जो परफेक्ट होगा ना, बढ़िया, वही सरकारी स्कूल में टीचर बनेगा। बबीता त्यागी मैम, आप कह रही हैं आपके पिता ने फौजी होने के बाद, तमाम स्ट्रगल के बाद एक पुराना स्कूटर खरीदा तो आपके घर में खुशियाँ हुई। आज आप लाखों बच्चों को पढ़ा रही हो और हजारों को फ्री में पढ़ा रही हो। अपनी बेटी को अपने ही कोचिंग में एक जनरल बच्चे की तरह बैठा रही हो, पढ़ा रही हो आप, ठीक है। एक बेटी की माँ होने के नाते, या बेटी की 2 संतानों की माँ, और सरकारी स्कूल से निकल के आके, मतलब आपकी ज़िंदगी झंझावतों से निकल के बाहर आई है, और आज आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के। इस सब के बीच मैंने आपको इसलिए ये सब चीज़ें बताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार आयोग के सदस्य संजीव सान्याल हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले भी एक स्टेटमेंट दिया है, बड़ी बेबाकी के साथ। कुछ और भी शब्द बोल सकता हूं, लेकिन वो अपनी जुबान हमें गंदी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जुबान गंदी की है। आप कभी भी किसी अपने से छोटे वाले के साथ जब लड़ेंगे तो हारेंगे, और हम लोग हारने के लिए नहीं बैठे हैं, ना बच्चों को हराने के लिए बैठे हैं। संजीव सान्याल कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना जो है वो डस्टबिन में डालने के बराबर है, बेकार है, व्यर्थ है। ये वो कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा आर्थिक सलाहकार आयोग के सदस्य हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये आदमी गांव में रहता है आज भी, ये खुद नहीं पढ़ा, ये कैसे किसी जगह से उठ के परवरिश लेके पढ़ लिख के वहां तक पहुंचा, जो अब ये कह रहा है कि यूपीएससी की तैयारी करना बेवकूफ़ी है।
सर मैंने पर्सनली उनके ऊपर भी बहुत रिसर्च नहीं किया या पढ़ा नहीं उनके बारे में। नहीं, ये आदमी रिसर्च के लायक नहीं है। अच्छा। ना करें। आप बच्चों को भविष्य बना रही हैं, बनाएं। मैं पत्रकार हूं, इसलिए मैं आपसे सवाल करूंगा क्योंकि आप शिक्षा दे रही हैं, दुकान नहीं चला रही हैं। मेरा ये मानना है, जैसे जिसने भी ये सलाह दी है कि भाई यूपीएससी की तैयारी ना करें, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को ये कहना बड़ा आसान है कि आप ये काम मत करो, लेकिन ऑल्टरनेटिव बताना ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो ये कहते कि भाई यूपीएससी की तैयारी मत करो, ये डस्टबिन में डालने जैसा है। तो फिर क्या करे बच्चा? जो बच्चा बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को खासकर हमारे बात करें, यहाँ जब बच्चा बहुत गरीबी में होता है ना, और अगर वो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक है, तो वो सरकारी नौकरी का सपना देखने लगता है, क्योंकि सरकारी नौकरी एक स्टेबल जिंदगी की गारंटी है आज भी भारत में। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रिच लोग तो वैसे भी तैयारी नहीं करते, उनके पीछे बिजनेस क्लास कभी नहीं सोचते कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी में पहुंचे, क्योंकि उसमें इतना पैसा नहीं है। वहाँ सिर्फ एक स्टेबल जिंदगी है, और एक लोअर मिडिल क्लास के लिए वो सपना है, वो एक ड्रीम कम ट्रू वाला काम है, जैसे हमारे लिए भी था। तो मेरा ये मानना है कि उनके इस बयान पे उन्होंने जो कह दिया, बच्चे इस बात को ज़रा सोचें जो तैयारी करते हैं कि अगर हम सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या। देखिए 3-4 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप प्राइवेट नौकरी करें, सब जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में बाहर निकल के आप बीटेक करके भी जब बच्चा बाहर जाता है, फ्रेश बच्चा, तो उसको 13,000, 15,000, 18,000, इससे ऊपर कोई रुपए नहीं देता। उसको 8-10 घंटे की जॉब करनी होती है ट्रेवलिंग टाइम के अलावा, और उसके बाद उसको 13, 15, 17, 18,000 रुपये मिलते हैं फ्रेशर के नाम पे। बहुत बढ़िया भी काम करेगा तो 20, 22, 30,000 में तो कहते हैं बिल्कुल ये मानना चाहिए कि पता नहीं हम क्या लग गए हैं। अब आप सोचिए 20,000 रुपये लेने के लिए उसने वो 4 साल की बीटेक की, जिसमें लाखों रुपया गवाया। साइंस स्टूडेंट रहा होगा, 9वीं 10वीं में अच्छा काम किया होगा, 11वीं 12वीं साइंस से पढ़ा, फिर बीटेक की। जिंदगी के क्रूशियल ईयर्स उस बच्चे ने इन्वेस्ट कर दिए वो 15-17 हज़ार की नौकरी के लिए। अब अगर ऐसे बच्चे के पास ऑप्शन है कि वो एसएससी या सीपीओ या इस तरह की जॉब्स में चला जाए, जहां पहली सैलरी ही 60-65 हज़ार रुपये है और आगे बढ़ने का चांस भी है, यूपीएससी सेकंड स्टेप पर भी तो हो सकता है, एक बार अपने पैर जम जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है किसी भी लोअर मिडिल क्लास परिवार के बच्चे के लिए ये सुन के उसे लगेगा कि हाँ यार यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, एसएससी की। मेरा ये मानना है हर किसी को अपने हालात खुद से देखने चाहिए। जहां आप पैदा हुए हैं, दूसरा आदमी आके कुछ भी बोल सकता है क्योंकि उसको एक पोजीशन मिली हुई है, लेकिन जिस बच्चे को अपने हालात देख के समझ में आता हो कि यार मेरे फादर के पास बहुत पैसा नहीं है, बहुत ज़मीन जायदाद नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं प्राइवेट जॉब करूँ, गवर्नमेंट जॉब करूं, कोई बिजनेस करूं, या बेरोजगार रह जाऊं, और तो कुछ है नहीं ना, 4 ही मेन चीज़ें हैं। अब देखिए आजकल कुछ बच्चे यूट्यूब के थ्रू भी पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग डांस अकेडमी खोल रहे हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात करूंगी, वो तो किसी एक का सिक्का चल गया, कुछ लोगों का। पूरे भारत में अगर हम देखें बढ़िया कमाने वाले तो शायद 1000 लोग भी नहीं होंगे जो यूट्यूबर्स हैं, 1000 लोग, और अलग अलग फील्ड में, प्लस वो लोग हैं जिन्होंने अलग हट के स्टार्टिंग में काम कर दिया। आज बहुत लोग हैं जो डेली बेसिस पे व्लॉगिंग करके करोड़पति बन गए हैं, पर सर वो व्लॉगिंग आज जो करेगा वो नहीं बन पाएगा। उन्होंने उस टाइम पे अपनी एक क्राउड बना लिया, अपना एक होल्ड बना लिया। तो इसका मतलब आज भी ज़्यादातर लोगों के पास ऑप्शंस वही गिने चुने हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब करें, या प्राइवेट जॉब करें, या बिजनेस करें, या बेरोजगार रह जाएं। तो अब बेरोजगार रह के तो रोजी रोटी कोई देगा नहीं ना, अब तो टाइम गए वो। बिजनेस करने के लिए पैसा बैक पे चाहिए, वो हर किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट आज जो हमारी ये टैक्स की नीतियां हैं, तो मुझे लगता है आने वाले सालों में तो ये पैसा और घट जाना है। देखने में बढ़ेगा, इकोनॉमी आपको दिखेगी इतने बिलियन की हो गई है, लेकिन रियलिटी है कि हाथ में पैसा नहीं रुक पाता। टैक्स और ये सब सिस्टम इस तरीके का है। अब 2 ऑप्शन रह गए, गवर्नमेंट या प्राइवेट, मिडिल क्लास परिवार के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए। प्राइवेट में हमने बात कर ली कि बीटेक, एमटेक, एमबीए करने के बाद भी आपको 18,000, 20,000, 22,000, 15,000, इन सब के बीच में, और फिर वो एक प्रेशर हर टाइम, पता नहीं कब हटा दिए जाओगे, एक तलवार सर पे लटकी हुई है। आपने किसी दिन बॉस के साथ गलती से तेज आवाज़ में बात कर दी, अगले दिन से आप बाहर। अब आप कहाँ से ईएमआई भरेंगे, कहाँ से आप गाड़ी की किस्त भरेंगे, आप सोचिए। वो प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं है कि आपकी गाड़ी की किस्त है, या आपके पिताजी बीमार हैं, या आपकी माँ का ऑपरेशन होगा। तो फिर अगर सोचें तो सबसे सेफ जोन क्या है, तो वो जाके बात वहीं अटकती है। गवर्नमेंट सेक्टर कंपैरेटिवली सेफ है। तो जो लोअर मिडिल क्लास है ना, उसके लिए ये चीज़ें कभी पुरानी नहीं होंगी, और वो ना आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। जैसे एक शब्द होता है स्कैफोल्डिंग, जब किसी को फांसी पे लटकाते हैं ना, तो उससे पहले उसके नीचे पैरों के नीचे सपोर्ट होता है। जैसे ही वो जल्लाद एक वो लीवर खींचता है, ऐसे ही वो हटता है। ये स्कैफोल्डिंग है
हमारे नॉर्मल परिवारों की जो लोअर मिडिल क्लास हैं, ये सपोर्ट सिस्टम है। इसके बाद पीढ़ियां बदल जाती हैं। एक बच्चा अगर मेहनत कर ले, गरीबी में जो बच्चा है मेहनत कर ले, और अगर अपनी ज़िंदगी एक बार स्टेबल प्लेटफॉर्म तक ले आए, और फिर मान लीजिए उसकी शादी भी किसी ऐसे से ही हो गई है जो, चाहे दोनों में, मैं ये कहती हूँ, चाहे वो दोनों कांस्टेबल हैं, चाहे दोनों टीचर हैं, दोनों बैंक में हैं, वो दो लोग मिलके ना अपनी पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब बबीता मैम, आपकी सिर्फ बातचीत के बाद जो बोलो आप निकल के आ रहा हो, जो मैं समझ पा रहा हूँ, संजीव सान्याल भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार आयोग के सदस्य क्यों ना हो, लेकिन वो इतने ऊंचे पर्वत पे बैठ के भाषण बांट रहे हैं कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो उनके उस भाषण को उठा के डस्टबिन में डाल दें तो बेहतर है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और ऐड करूंगी सर, यूपीएससी के पीछे अकेले मत रहिए। देखिए, यूपीएससी एक जुआ है, कोई 100% गारंटी नहीं लेता कि मेरा यूपीएससी में हो जाएगा। इतने सारे फेजेस हैं, क्या पता बच्चा कहाँ जाके अटक जाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूपीएससी के साथ साथ पैरेलल में अपना प्लान बी भी रखो। उसमें आप एसएससी या किसी भी अपने स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी एक पकड़ मजबूत रखें। यूपीएससी एक लिमिट के लोगों का ही पास होगा, क्योंकि टॉपर्स ही क्रीम ली जाएगी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो उस तैयारी को वेस्ट ना करें। कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में, जैसे बहुत सारे स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, या अगर बेटियां सुन रही हैं इस पॉडकास्ट को, तो ऑल्टरनेटिव में टीचिंग से जुड़े इस तरह के कोर्सेज हैं, जहां आप अगर आप उस डिप्लोमा डिग्री को ले लेते हैं साइड बाय साइड, तो आप एक क्षेत्र में अगर नहीं काबिल बन पाते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, तो आप दूसरे क्षेत्र में मूव कर जाइए। अपना प्लान बी जरूर रखिए। आपने प्लान बी बताया, बहुत शानदार है। लेकिन जब बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है, एक अटेम्प्ट डाउन हुआ, 2 डाउन हुआ, 3 डाउन हुआ, चौथे या 5वें अटेम्प्ट तक आते आते वो नीम बेहोशी की हालत में होता है, वो सैचुरेशन आ जाता है। अब लास्ट बचा डू एंड डाई। अब वो भी नहीं कर पाया बाय चांस, उसके सारे अटेम्प्ट खाली गए। इसके बाद बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आता है कि अब तो मैं किसी लायक बचा ही नहीं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? एसएससी में या किसी और स्टेट सर्विस में जाना उनकी तौहीन हो रही थी, क्योंकि वो सीधे आईएएस बनना चाह रहे थे, आईएएस, और वो बन नहीं पाई। और वो ऐसा हो जाता है बुरा हाल कि ना घर के रहते हो ना घाट के। ये सच्चाई है। आप क्या कहती हैं इस पे? मेरा ये मानना है, जितने भी स्टूडेंट्स तक ये बातचीत पहुंचे, कभी भी हवा में नहीं उड़ना चाहिए। हमेशा धरातल पर अपने पैर रखो। कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंट आदमी को मरवा देता है। हमेशा ये सोच के चलो कि यूपीएससी एक जुआ है। ये बाय चांस की बात है। जो टॉपर भी होते हैं ना, वो भी कंफर्म नहीं होते कि मेरा पेपर पास होगा, मैं टॉप करूंगा। आप किसी भी फर्स्ट रैंक वाले से सुनिए, उसके इंटरव्यू कहता है मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा फर्स्ट रैंक आ गया। ये 99% एक चांस मान के चलिए कि नहीं होगा, भी अपने दिमाग में रखना है। जो लोग पहले से सोच के बैठे हैं कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान बी है। अगर आप 100% सोचते हैं मेरा होगा ही होगा, होगा ही होगा, और आप प्लान बी तैयार नहीं करते हैं, तो फिर आप औंधे मुंह गिरेंगे। क्योंकि ये हर कोई कहता है कि इसमें कहीं ना कहीं लक भी मैटर करता है। इतने सारे फेजेस जब होते हैं ना, तो आपकी नॉलेज ठीक है, बहुत अच्छी, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन किसी एक फेज में जाके अगर आप अटक जाते हैं, वो आपका मेंस हो सकता है, इंटरव्यू से भी तो कितने लोग बाहर निकलते हैं, तो हम क्या कहें कि वो काबिल नहीं थे। बाय चांस किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई हो, उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाया हो, कई बार तबीयत भी खराब हो जाती है, घर में किसी की डेथ हो गई है, तो हम पूरी वो तैयारी, अब मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरव्यू था और 1-2 दिन पहले फादर एक्सपायर हो गए, हम क्या एक्सपेक्ट करें कि वो बहुत अच्छा इंटरव्यू दे पाएगा? वो कितने प्रेशर में, कितने बर्डन में है, वो बोल पाएगा भी कि नहीं हमें नहीं पता। लेकिन वहाँ वो सिंपैथी करेंगे तो फिर तो ऐसे दुनिया को आईएएस बना देंगे। वो लोग इस चीज़ को नहीं कंसीडर करेंगे। वो आपको एक कि हमें इस बच्चे का इंटरव्यू लेना है, ये ऐसे हालातों में कैसे डील करेगा, और ऐसी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कई बार क्या होता है कि आप बहुत काबिल हैं, तैयारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन किस्मत आपको ऐसे चकमा देती है कि आपके हाथ से बात निकल जाती है। तो अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखो कि अगर ये नहीं मिला तो मेरे पास ये ऑप्शन है। बबीता त्यागी का यही कहना है, आईसीएस कोचिंग वाली का, कि भैया अगर यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस बनने का सपना देख रहे हो, तो वो ज़मीन पे चलते हो देखो तो बेहतर है। और प्लान बी, आपने जो बी वर्ड यूज़ किया है, ये बैकअप भी है और ये बर्बाद भी करेगा। एक बी से 2 शब्द मैंने निकाले हैं, बैकअप प्लान भी है और बर्बाद भी करेगा। अगर आपने सीधे यूपीएससी पे ही एक जगह लगे रहे और बैकअप प्लान नहीं लिया तो आप बर्बाद हो जाएंगे, वहाँ नहीं सेलेक्ट हुए, कोई संभालने वाला नहीं है। आपके जो खुरेचे लगेंगी, जख्म, उनका कोई मरहम नहीं बना है, और फिर आप कहेंगे अब तो मैं कहीं का बचा नहीं, और उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। और एक और चीज़ है, जो ज़्यादा गरीब बच्चा हो ना, वो एक चीज़ के भरोसे ना बैठे।
क्योंकि देखिए यूपीएससी एक यात्रा है, 5-7 साल भी लग सकते हैं, लोगों को 8-8 साल भी लग जाते हैं। तो पहले पैरों पे खड़े होने को प्रायोरिटी दीजिए। बहुत सारे डिप्लोमा डिग्री इस तरह के होते हैं जो 12वीं करते ही अगर बच्चा कर ले तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ सेट कर सकता है। मेरा ये मानना है, अगर आप कमाने लगते हैं ना यंग एज में, और आपके पीछे अगर बैक नहीं है स्ट्रांग, तो आपको एक सेफ्टी फील होती है कि यार इतना तो हम कर ही रहे हैं। जैसे मैंने बीएड में अपना एग्जाम्पल दिया, मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, मुझे कोई डर नहीं था, मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी। बीएड के एग्जाम में टॉप करना मेरा टारगेट नहीं था, मैं अगर उसको ना देती तो भी मेरी सैलरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। यानी मैं सेफ हैंड थी, इसीलिए शायद मैं टॉप कर गई, क्योंकि मेरे दिमाग पे प्रेशर नहीं था। अगर मान लीजिए मैं उसी के भरोसे होती तो मैं 100% परेशान होकर उस पेपर को वैसा ना अटेम्प्ट कर पाती जैसा मैंने कर दिया। मैं यही कहूँगी कि पहले अपने पैर जमाओ कहीं। जैसे बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। अगर आप हैं ऐसे परिवार से जहाँ 2-3 सैलरी आती हैं, आपकी मदर कमाती हैं, पिताजी कमाते हैं, और आप इकलौते या 1-2 ही भाई बहन हैं, तो ठीक है, आप तैयारी कीजिए, बेखौफ तैयारी कीजिए, क्योंकि पीछे संभालने वाले हैं यूपीएससी बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पिताजी मजदूरी करते हैं, किसानी परिवार से हैं, और किसानी भी वो जो 1-2 एकड़ के मालिक हैं, बस घर चलता है, तो ये रिस्क मत लीजिए। इस रिस्क को लेने के लिए अपने आप को मजबूत कीजिए, पहले कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सेट कर लीजिए, कमाइए और फिर उसको लगा दीजिए, फिर आपको दुख भी नहीं होगा। आपकी इतनी बात से एक चीज़ और भी निकल के आ रही है इसी में से। इसका मतलब संजीव सान्याल अगर ये कहते हैं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार आयोग के सदस्य, कि यूपीएससी की तैयारी करना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो यानी कि उन्होंने इस सेंस में कहा होगा कि भैया कुछ और भी कर लो, या उन्होंने बिल्कुल ही पत्ता ही साफ कर दिया यूपीएससी का? मुझे तो लगता है सर, उन्होंने शायद इस जो गरीब बच्चे हैं ना, या जो लोअर मिडिल क्लास, इनके ऊपर थोड़ा बहुत काम किया ही नहीं है। अगर वो ये बात देखें तो वो कहते हैं कि नहीं, जम के तैयारी करो, और यूपीएससी की बात ना करते, वो कहते हैं भाई हम गवर्नमेंट में कोशिश करेंगे नौकरियां लोगों तक पहुंचे। उनको कहना तो ये चाहिए था कि भाई हम हर साल कैलेंडर निकालेंगे, आप लोगों की भर्तियां होंगी, मेहनत करो, सरकार भी आपके लिए तैयार खड़ी है। उनके ये शब्द तो बच्चे को और डिमोटिवेट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े पद पे जो लोग बैठे हैं, उन्हें गरीबों की तरफ देख के और उनकी परिस्थितियों को सोच समझ के ही कुछ इस तरह के बयान देने चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो उनके ऊपर, उनकी बातों के ऊपर फेथ करते हैं, और उन्हें लगता है यार इतने बड़े आदमी ने बात कह दी, हमारा तो भविष्य चौपट हो गया। किसी का भविष्य चौपट नहीं होता। मेहनत करने वाला इंसान आज नहीं तो कल अपना मुकाम हासिल कर ही लेता है, बस ईमानदारी से मेहनत करनी होती है। बबीता मैम, एसएससी इकलौता और सबसे मतलब मध्यम क्लास का, कहिए मिडिल लेवल का, सेंटर का ऐसा माध्यम बचा है जो भारत के शिक्षित बेरोजगार बच्ची को रोजगार की तरफ अग्रसर करता है और संभावनाएं खोलता है स्थायित्व देने की सरकारी नौकरी की। क्योंकि उसमें कई कैटेगरी हैं, क्लरिकल में चले जाएंगे, स्टेनो में चले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत स्पेस है, वैकेंसी भी बहुत होती है। इतनी बल्क में वैकेंसी जितनी एसएससी देता है इतनी कोई नहीं देता है। लेकिन अब एसएससी जो है, अभी जो 2025 का एग्ज़ाम गया है, इसमें बहुत तमाशे हुए हैं, सड़कों पे आके बवाल हुए हैं, बच्चे मारे मारे घूम रहे थे। जिसको नोएडा में सेंटर मिलना था उसको बम्बई भेज दिया, बम्बई वाले को पुणे भेज दिया, पुणे वाले को लखनऊ भेज दिया। उसके बाद एसएससी के जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो मुंह फैलाए हक्के बक्के घूम रहे थे और अपनी सफाई दे रहे थे। मंत्री साफ हो गए थे डीओपीटी के। ये सब क्या तमाशा है कि एसएससी तो बचा है बच्चों के लिए, कहना गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सफलता का जो जिन कहिए, चिराग कहिए, और वो भी बुझाने पे तुले हुए हैं। अगर इतनी व्यवस्थाएं होंगी तो बच्चे जो दिन रात जूझ रहे हैं, मध्यम वर्गीय बच्चे खास तौर से, जिनका जीवन, जिनकी अगली पीढ़ी का भविष्य इस पे टिका हुआ है एसएससी पे, वो एसएससी पे थू थू हो रही, थूक रही है जनता। ये बात मैंने नहीं, पूरे देश और दुनिया ने देखी। एसएससी की इस दुर्गति, ये क्यों, ये इतना खतरनाक डरावना रूप एसएससी का सामने आ रहा है, जो बच्चों के लिए पुल का काम करता था उनका भविष्य बनाने में। देखिए सर, एसएससी ना बहुत बच्चे सपना लेके बड़े होते हैं। कारण एसएससी, जैसे आपने कहा, स्थायित्व देता है। एसएससी के थ्रू जो नौकरियां मिलती हैं, अब उसमें क्या है, 10वीं क्लास के बेसिस पे एमटीएस की नौकरी है। अगर आपने सिर्फ 10वीं की है, 18 साल के, तो आप एमटीएस के थ्रू मल्टीटास्किंग जॉब आपको छोटी मोटी हर सरकारी संस्थान में ज़रूरत होती है। फिर वो 12वीं के बाद सीएचएसएल का एग्जाम लेता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी, जिसमें 12वीं की है आपने और थोड़ी आपकी टाइपिंग वाइपिंग की स्पीड ठीक है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। फिर वो ग्रेजुएशन जिन लोगों की हो गई है उनके लिए सीजीएल की नौकरियां निकालता है। इसका मतलब हर एक को केटर करने की ताकत है एसएससी के पास।
10वीं 12वीं ग्रेजुएशन। और बहुत सारे बच्चे इसी के ऊपर बैठते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यार 10वीं हो गई 12वीं हो गई ग्रेजुएशन, अब हम लोग इसके फॉर्म भरेंगे तो कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। लेकिन पिछले साल जो गड़बड़ रही बड़े लेवल पर, इस साल पिछले साल 2 साल लगातार जो एग्ज़ाम लेने का टेंडर था, उसकी जो कंपनी थी उसमें गड़बड़ियाँ थी। जो वो चेंज किया, कंपनी चेंज की गई, उस कंपनी ने जितना एक्सपेक्टेड था वैसा काम नहीं किया, जिसके चलते ये सब गड़बड़ियाँ 2023-24 में टाटा की कंप्लेंट्स हुई थी, टाटा को हटा दिया गया, उसके बाद एक दूसरा बवाल लादा गया कंपनी के नाम पे, और वो उससे बुरा निकला। और सेंटर्स ऐसी जगह रख दिए जहाँ ऊपर जो है किसी का घर है, कपड़े सूख रहे हैं, नीचे वहाँ एग्जाम दे रहे हैं बच्चे। ये शिकायतें आई थी बिल्कुल। नमाज पढ़ने गए, रोजे गले लग गए। हाँ वही। तो वो मैं भी मानती हूँ बहुत बड़ी गड़बड़ थी। पर मेरा एक चीज़ जिसको मैं फेथ करती हूँ कि किसी भी काम को समय लगता है। अब जैसे एक कंपनी बदली गई, टेंडर दिया गया दूसरी कंपनी को, तो उस कंपनी को थोड़ा टाइम लगेगा। फिर भी मैं एक बात कहती हूँ सर, ये अच्छा हो रहा है कि लगातार एसएससी की वैकेंसी आ रही हैं। कम से कम बच्चे सपना तो देख रहे हैं कि चलो इस बार नहीं, अगली बार। अब 3-4 साल पहले क्या हालात हो गए थे कि एग्जाम ही नहीं हो रहा था, लंबे टाइम तक बच्चे वेट करते, एग्जाम ही नहीं हुआ। अब पिछले 2 सालों में कम से कम एग्जाम ले रहे हैं। हाँ कमियां हैं, नो डाउट, हर बच्चे को बुरा लगता है। मैं पेपर देती, मुझे भी बुरा लगता, मेरी बेटी बैठती, उसे भी बुरा लगता। लेकिन कमियां धीरे धीरे सुधारने की तरफ सरकार को काम करना पड़ेगा। कम से कम एक पेपर ले रहे हैं प्लस कैलेंडर जारी कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे अगर लोग जागरूक होंगे ना, इस तरह जैसे आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये बातें पहुंचेंगी कि हाँ सरकार को इस तरफ और ध्यान देना चाहिए कि आप पेपर लेने के लिए जिसको जिम्मा दे रहे हैं वो कम से कम जिम्मेदार तो हो। इस तरह के सेंटर्स ना बनाएं जहाँ पेपर लीक हो रहा है या बच्चों को पहुंचना बड़ा मुश्किल है, वहाँ कई किलोमीटर तक बच्चे पैदल जा रहे हैं, कोई सोर्स ही नहीं है जाने का। ये तो समस्याएं वो थी जिनमें बच्चों को घिसटना पड़ा। कई जगह कंप्यूटर ही नहीं चल रहे थे, लाइट ही नहीं थी, पंखे ही नहीं थे, इतने रिमोट एरियाज और बच्चे जब बोल रहे थे तो उनको कूटने के लिए सेंटरों पे बाउंसर थे। तो ये एसएससी है या अखाड़ा हरियाणा के किसी जगह का पहलवानों का? हरियाणा तो बहुत सुधर गया। हरियाणा की अगर मैं बात, वो आप इसलिए तो नहीं कह रही कि आपका हरियाणा है? नहीं सर, मेरा नहीं। हरियाणा तो खुद ये अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, जगह जगह जाके, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह जाके उदाहरण दे रहे हैं। जहाँ हरियाणा की इमेज ये थी ना कि अखाड़ा और मारकाट और इस तरह, आज हरियाणा सरकार के दम पे, हरियाणा के क्या लोग, अब देखिए देश के बड़े कैबिनेट मंत्री ये बात कह सकते हैं कि हरियाणा एक रोल मॉडल बन गया। हरियाणा में पेपर पिछले लंबे समय से ना तो लीक हुआ, टाइमली पेपर ले लेते हैं, थोड़ी बहुत गड़बड़ करते हैं उतना तो सरकारी तंत्र में हम मान लेते हैं, लेकिन पेपर लीक ना होना, पेपर का बेचा ना जाना और रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग हो जाना, ये बहुत बड़ी चीज। इसके लिए तो बबीता मैम, हरियाणा अगर सुधर गया है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश का व्यापम, ये 2 बहुतेरे हैं, देश में कहीं लीक नहीं हो रहा है। ये 2 स्टेट पूरा कर दे रहे हैं कसर। जी, इनके ऊपर इनकी सरकारों को ऐसे ही काम करना चाहिए जैसे हमारी हरियाणा सरकार ने किया, बहुत अच्छा काम किया। आज हम प्राउड से कहते हैं हरियाणा में गरीब से गरीब बच्चा अगर पढ़ेगा तो वो अपनी ज़िंदगी सेट कर लेगा। मैंने ऐसे बच्चे देखे जो सच में मजदूरों के थे, जिनके घर में कुछ नहीं था, छत टपकती थी, बैठ के पढ़ने का साधन नहीं, आज उन्होंने डबल स्टोरी घर बना लिए। कैसे? क्योंकि सरकार ने उनको नौकरियां दी हैं, बांटी नहीं है, ऑप्शन दिया है कि पढ़ो लिखो और ले जाओ नौकरी। आज वो नौकरियों में है। तो हरियाणा एक एग्जाम्पल है। और एसएससी अगर चाहे तो एचएसएससी से सीख सकता है कि कैसे पेपर लेना है। होना उल्टा चाहिए था, इसको उदाहरण बनना चाहिए था, लेकिन ये अभी कहीं कहीं जाके हमें कमजोरी दिख रही है। तो हरियाणा से सीखा जा सकता है कि कैसे बिना लीक हुए पेपर लेके और उसके बाद बढ़िया तरीके से ज्वाइनिंग दी, कुछ भी गड़बड़ नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, फिलहाल के कुछ सालों में। बबीता मैम, आईसीएस का आपके कोचिंग का जो पूरा नाम क्या है? क्योंकि आपको आईसीएस वाली बबीता मैम और परिमल सर कहा जाता है। एक तो इसका कोचिंग का नाम क्या है और ये कोचिंग की तरफ डाइवर्ट कैसे हो गए? आप तो सरकारी नौकरी, हर महीने पगार लेके जा रहे थे, बंदी बंधाई, और बड़े आराम का जीवन था वहां भी। अब आप सुबह से लेके, मैं देखता हूँ तो लेट आवर्स तक, इवनिंग में मैं कोचिंग में हूँ। तो आप जब कोचिंग में हैं तो आपका अपना जीवन निजी कहाँ गया, सामाजिक? देखिए सर, मैं पहले आईसीएस का नाम बताती हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडीज़। यानी ये एक इंस्टीट्यूट है जहाँ कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ में हेल्प की जाती है, बच्चों को एक गाइडेंस दी जाती है कैसे पढ़ना है। पढ़ाने से ज़्यादा ये है कि कैसे पढ़ना है। क्योंकि अब हम लोगों की उम्र होता है अधेड़ उम्र, जब आप ज़िंदगी को समझने लगते हैं,
35 से 45 के बीच में, उस उम्र में हम आ गए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि पढ़ाने के साथ साथ ज़िंदगी कैसे जीनी है वो अपने बच्चों को बताते रहें, क्योंकि ज़िंदगी बीतने के बाद ये समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया, तो उनका वो टाइम खो ना जाए जो जीने का है। और रही बात अपने पर्सनल समय की, मुझे मुझे पर्सनली ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम वो होता है जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों के साथ पढ़ा रही होती हूँ, बातचीत कर रही होती हूँ, उन्हें ज़िंदगी के बारे में समझा रही होती हूँ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुन लिया कि मुझे लोगों की ज़िंदगी में एक रोल प्ले करना है ताकि वो ज़िंदगी में भटके ना, और अगर कोई भटक गया है तो मेरी बातों को सुनकर उसका मन करे कि मैं वापस लौट आऊँ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, गंदगी में कुछ नहीं रखा है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को अगर देखूँ बाहर से कि बबीता त्यागी की ज़िंदगी, तो मैं मानती हूँ कि मैं परफेक्ट जीवन जी रही हूँ और ब्लेस्ड हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि इतना बेहतरीन जीवन है। बीइंग अ टीचर, एक शिक्षक होने के नाते मैं समाज का जितना कर पा रही हूँ, जितना दे पा रही हूँ, उतना किसी और प्रोफेशन में शायद पॉसिबल ना होता। प्रोफेशन सब अच्छे होते हैं, लेकिन किसी की पीढ़ियां सुधारने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तो ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जिनकी वजह से थोड़ा सा योगदान दे पाएँ किसी की पीढ़ी सुधारने में। इससे बड़ा पुण्य का काम शायद मैं इस जन्म में ना कर पाती जो मैं अब कर पा रही हूँ। और पर्सनल टाइम तो सर मेरा पूरा परिवार ही इससे जुड़ा हुआ है। मैं, मेरे हस्बैंड, अब मेरी बेटी भी, क्योंकि वो भी तो क्लास का हिस्सा है, तो वहाँ वो भी बैठी है। मेरा समय, मैं ये मानती हूँ जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सबको पढ़ा रही हूँ, तो अपनी बेटी को भी तो पढ़ा ही रही हूँ। मैं अपनी जी जान लगा के बहुत अच्छा कोशिश करती हूँ कंटेंट बना के लेके जाऊँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो और साथ साथ मेरी बेटी का भी फ़ायदा हो। तो मेरा तो पर्सनल और ये जो जीवन है ना, ये इतना ज़्यादा आपस में बुना हुआ है बेहतरीन तरीके से। जैसे जब होता है ना पुराने टाइम में औरतें स्वेटर बुना करती थी, तो वो रंग बिरंगी कढ़ाई को आपस में इतना मिक्स करती थी कि डिज़ाइन बन जाता था। वही ईश्वर ने मेरे जीवन के साथ कर दिया है कि मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरती से बुन दिया है कि वो एक खूबसूरत डिज़ाइन के रूप में सामने आ गया। मैं एक टीचर भी हूँ, एक माँ भी हूँ। क्लास में मैं टीचर हूँ, घर में आके मैं माँ हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को लेकर जा रहा है। मुझे कोई नाटक देखना नहीं अच्छा लगता, मैं कोई चुगली और इस तरह का मेरा कोई सर्कल नहीं है कि मैं बैठ के बातें करूं। कि मैं बातें करती हूँ अपनी मदर से, अपनी बहनों से, मेरा वही सर्कल है, और अपने फादर से। यही छोटा सा मेरा परिवार है, या तो मेरा अपना परिवार या जिस परिवार से मैं हूँ यही मेरी दुनिया है, या फिर मेरे वो बच्चे जो जगह जगह बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों से कई बार लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, फिर मेरी बातें याद करके वो अपनी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस करना सीख जाते हैं। इस पूरी आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में परिमल सर बाहर कर दिए। सर बाहर नहीं किए, वो तो मेन व्यक्तित्व है जिनका ये डिसीजन था कि ये नौकरी छोड़ दो, नौकरी में तुम लिमिटेड लोगों को केटर कर पाओगे, अपनी जो जो तुम्हारे अंदर गुण हैं उनके कारण मैं सोशल मीडिया पे हूँ। मैं सोशल मीडिया खुद नहीं हैंडल करती। मेरा जितना भी बाहर जो मेरा चेहरा दिखता है उस सब का कारण, उन सब के पीछे जो बैक है वो परिमल सर हैं। और परिमल सर ने मुझे बहुत आज़ादी दी है, बहुत ज़्यादा आज़ादी इन द सेंस, देखिए परिवार में ना कई बार होता है कि ना चाहते हुए बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आन पड़ती हैं, तो उन सब जिम्मेदारियों में से कुछ जिम्मेदारी तो आपको निभानी होती हैं, कुछ को आप साइड कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया कि जो चीज़ मैंने सोचा कि मुझे नहीं करनी है तो वो मेरे साथ खड़े रहे कि कोई बात नहीं, नहीं मन है इस चीज़ को छोड़ दो। तो वो मेरे जीवन में जैसे होता है ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके कारण ये आज का जीवन चल रहा है, वो परिमल सर हैं। बैकग्राउंड सारा मेरे पिताजी का दिया हुआ है, और जो अब तक जो मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, जो आगे का भविष्य का एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया है, वो परिमल सर ने किया है। परिमल सर पे आपने इतनी बातें की, परिमल सर में ऐसा क्या कुछ नज़र आया और कब नज़र आया? वो क्या घड़ी थी, क्या वक्त था, क्या जगह थी, जो बबीता त्यागी एक पंडित पुत्री होने के बाद, ब्राह्मण की पुत्री होने के बाद, फौजी की बेटी होने के बाद, परिमल सर में ऐसा क्या देख लिया अब से बहुत साल पहले? 20 साल हो गए सर हमारी शादी को। इस बार 2005 में हमने शादी की, 25 में 20 साल पूरे। बस मैं वो उस टाइम पे ले जाना चाहता हूँ बिना किसी लारा लप्पा के। मैं जब परिमल से पहली बार मिली तो मेरे दिमाग में जो इमेज थी कि हम दोनों में एज गैप था 6 इयर्स प्लस का, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा जो ये एक जैसे ग्रुप था, हम एक ही क्लास में थे तो ग्रुप था, मुझे लगा ये थोड़े ना उम्र दराज टाइप के लोग नहीं होते, थोड़े बड़े, क्योंकि जब आप 22 और 28 में तो एज गैप दिखता है, 40-48 में 46 में एज गैप नहीं दिखता, 50-56 में नहीं दिखता, लेकिन 22 और 28 में एज गैप हमेशा दिखेगा। तो मेरा जो पहला इंप्रेशन था वो ये कि ये सब बुजुर्ग टाइप के लोग हैं जिनकी एक मंडली है, ये अलग पढ़ते हैं, हम लोग अलग पढ़ते हैं।
वहाँ फर्स्ट इंप्रेशन था। कई लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा नहीं होता है, टाइम के साथ वो चीज़ बदलती गई। क्लास में परिमल सर की मजबूत थी पकड़ पढ़ाई के ऊपर, खासकर मैथमेटिक्स के ऊपर, जो मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। 2-3 दिन हुए थे मुझे ज्वाइन किए, ये पहले से पढ़ रहे थे ये लोग, बैच इनफैक्ट पहले से था, मैं लेट कमर थी, लेट मैंने ज्वाइन किया। तो 3-4 दिन बाद ही मैथ्स का एक टेस्ट हुआ 50 नंबर का, जैसे मॉक टेस्ट होता है, उसमें मेरे सिर्फ 12 नंबर आए। मैं मैथ्स में काफ़ी वीक थी, इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। तो परिमल सर के उस टाइम 48 शायद मार्क्स आए थे, 48 पता नहीं 47, मतलब ये टॉपर थे। तो होता है ना कि आप इम्प्रेस हो जाते हैं कि भाई इसके तो इतने नंबर हैं, मेरे तो 12 ही नंबर हैं। मैथ्स मेरी कमज़ोरी था, तो एक दिमाग गया कि ये जो लोग हैं ये ऐसे ही नहीं हैं बुजुर्ग टाइप के, ये इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप है। तो दिमाग में एक इमेज बन गई कि नहीं ये लोग इंटेलिजेंट हैं। फिर वहाँ से जैसे एक ग्रुप बन गया, साथ बैठना पढ़ना, हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की पढ़ाई को लेकर। परिमल सर का जीके का पोर्शन कमज़ोर था, जनरल नॉलेज, क्योंकि उन्होंने हमेशा मैथ्स पे काम किया। मेरा जीके बहुत अच्छा था, मेरी साइंस अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी, हिंदी, लेकिन मेरा मैथ्स बहुत वीक पॉइंट था। मैंने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिर हम 8-10 लोग थे, ग्रुप में बैठ के पढ़ते थे। फिर धीरे 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 बातचीत करते करते होता है ना, आपको एक इंसान थोड़ा एक एज होती है, आपको वो अच्छा लगने लगता है, तो वो वाली बात हुई। हम लोगों की जो पहला थॉट था वो ये था कि हम शादी करेंगे। पहला थॉट किसका था? दोनों का ही मान लीजिए, मतलब उनकी तो खैर एज हो गई थी कि भाई शादी कर लेनी चाहिए, अब स्टेबल जिंदगी होनी चाहिए। मैं तो खैर नहीं सोचती थी इस तरह से, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है ये सब चीज़ें गॉड ने प्लान की। नहीं नहीं, कहीं दिमाग में चलता है ये सब। पता नहीं, अब मैं देखूं तो गॉड मेरी, तो ऊपर बैठा है दाएं बाएं। देखिए मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा तो थॉट प्रोसेस ये था कि मैं अरेंज मैरिज करूंगी, पापा जहाँ कहेंगे वहाँ मैं शादी कर लूंगी। बड़ी सिस्टर ने भी अपनी पसंद से शादी की थी, जिसको समाज ने बहुत प्रशंसा नहीं की थी, जबकि उनके हस्बैंड भी क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर थे। तो मेरे दिमाग में था कि मैं अरेंज मैरिज ही करूंगी। लेकिन फिर हालात, शायद ना ये डेस्टिनी होती है, आपका दिमाग उस तरफ चलता है। हम दोनों ने प्लान किया कि हम शादी कर लेते हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वो प्लानिंग का टाइम, दिन, वो जरा जानना चाह रहा हूँ। वही वो ताकि बच्चे आपको समझें कि हमारी बबीता मैम अगर हमारी टीचर भी है तो हमारी माँ भी है, हमारी गार्जियन भी है, और वो बहुत ओपन माइंड से सब कुछ वो बताती है, वो जानती है जो उसके जीवन में आया है। ये तो सर, जैसे परिमल सर तो बिल्कुल खुली किताब है, अपनी सारी बातें, वहीं मेरी बेटी बैठी है क्लास में, सब कुछ पता होता है सबको। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है नहीं छिपने वाला। बस वो था कि नहीं, अब जैसे एक होता है ना जीवन साथी, कि ये ज़िंदगी भर चल सकता है रिश्ता, वहाँ से हमारे दिमाग में आया। ये सिर्फ 4-5 महीने का खेल था सारा, और हम लोगों ने जो है ये डिसाइड किया कि हम जीवन भर साथ चलेंगे, प्लस एक दूसरे की मदद करेंगे बेहतरीन बनने में। और मैं ये मानती हूँ कि मैं जैसी थी उससे और बेहतर बनाने में परिमल सर का सबसे बड़ा योगदान है। मैं पहले जहाँ थी वो मेरे फादर के कारण था, और वहाँ से ऊपर जो लेके गए वो परिमल सर। बबीता मैम, वो बात आप निकाल ले गई, साफ से बड़ी तरीके से निकाल ले गई हैं। नहीं नहीं सर, मैं तो बता रही हूँ आपको। वो घड़ी, वो टाइम, वो वक्त जब किसने किसको क्या कहा, और फिर वहाँ से तय हुआ कि अब हम एक रिश्ते में बंधेंगे, दाम्पत्य जीवन जिएंगे। परिमल सर ने मुझे कहा कि भाई हम बहुत अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है ना भाई, एक ऐसा पेयर जो एक दूसरे की मदद कर सकता है। तब फिर ये मुझे भी फील हुआ। तब फिर वहाँ से हमने डिसाइड किया, बहुत यंग, मतलब आप ये मान लीजिए 22 साल की थी मैं, दिमाग में आया कि शादी कर सकते हैं और इस रिश्ते को लंबा लेके चलना चाहिए। तब फिर हमने शादी कर ली, और बहुत छोटे से टाइम पीरियड में, 2005 में ही मिले थे, 5 में ही शादी कर ली। तो आपने परिमल सर को ये नहीं कहा तुम बुजुर्ग से लगते हो? नहीं, तब उस टाइम वो थॉट प्रोसेस बदल गया, क्योंकि मैथ्स में उनके नंबर बहुत अच्छे आ गए थे, इसीलिए। और सर आज जो ये आईसीएस है ना, इसके पीछे का कारण भी यही है कि हम दोनों अलग फील्ड के टीचर्स हैं। परिमल सर मैथ्स संभालते हैं, मैं जीके प्लस जितनी चीज़ें आजकल चल रही हैं भाई, राजनीतिक वगैरह, वो हम दोनों अगर एक फील्ड के होते तो शायद इतना बढ़िया सेंटर ना चल पाता, क्योंकि हम दोनों ऑपोजिट चीज़ें संभालते हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन बना ना, वो परफेक्ट हुआ, इसी कारण से चीज़ें चल पाई। परिमल सर क्या संभालते हैं और बबीता त्यागी क्या संभालती हैं कोचिंग में? कोचिंग में मेरा मेन काम है अपने सब्जेक्ट्स, उनका मेन काम है सब्जेक्ट प्लस मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सारी संस्था है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपना एप्लीकेशन है, स्कूलिंग का भी हमारा काम है, और कोचिंग का भी काम है, ब्रांचेस भी हमारी हैं। तो बहुत बड़ा काम है वो परिमल सर देखते हैं। आईसीएस की भारत में कितनी ब्रांचेज होंगी फिजिकल, कितनी होंगी ऑनलाइन आपके, और कितने स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं? कई सारे सवाल हैं। और आप कितने बच्चों को
फ्री ऑफ कॉस्ट भी मदद कर रहे हैं? सर एग्जैक्ट डाटा तो परिमल सर दे लम पाएंगे। सम। हम अगर मोटी मोटी में बात करूं तो हमारे सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम पे बात करें तो वो मिलियन में है, मिलियन से ऊपर है। यूट्यूब पे बात करें तो मेरे ख्याल 4 मिलियन के आसपास है। तो कई चैनल्स हैं जिन पे अलग अलग करके ये चीज़ें जा रही हैं, और उस पे जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उसकी कोई पेमेंट नहीं होती है। वो तो जो चाहे जहाँ बैठा देश में देख सकता है। एप्लीकेशन हमारा है, उसके ऊपर बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं। और फिजिकल सेंटर्स की बात करूँ तो शायद 200 के आसपास हमारी ब्रांचेस हैं जो प्रेजेंट में चल रही हैं, हरियाणा में, राजस्थान में, और जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं इनमें आसपास। बबीता त्यागी अगर टीचर नहीं होती तो क्या होती? सेकेंड बैकअप प्लान? सेकेंड क्लास से दिमाग में था टीचर बनना है, तो इसलिए मैंने प्लान भी तैयार ही नहीं किया था। सेकेंड क्लास से मैं हमेशा अपने टीचर्स को एडमायर करती थी और सोचती थी मुझे भी ऐसा बनना है। कुछ टीचर्स इतने दिल पे एक छाप बना गए कि हमेशा बचपन से चाहा टीचर, कभी नहीं सोचा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, कभी नहीं, कोई साइंटिस्ट, कुछ नहीं, सिर्फ टीचर बनना है। अपने टीचर्स को एडमायर करते थे, इतने अच्छे टीचर्स मिले कि उन जैसा बनना चाहते थे। तो अब प्राउड होता है जब कभी मैं अपने टीचर्स से बात करती हूँ। कई लोग हैं अब तो बुजुर्ग हो गए, रिटायर्ड हैं। एक सुचिता मैम थी, 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी, अब वो प्रिंसिपल थी गोल मार्केट केंद्रीय विद्यालय में। तो मैंने कहा मैम मैं आप जैसी बनना चाहती थी। तो मैम कहने लगी अरे तुम तो बेटा कहाँ पहुँच गई हो, हम तो तुम्हें एडमायर करते हैं और बताते हैं कि हमारी बेटी थी, हमारे स्कूल में पढ़ी थी। तो उन टीचर्स से इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला कि क्योंकि वो लोग बड़े सिंपल थे, बड़े सोबर थे, बड़े डिसेंट थे और ज्ञान से भरे पड़े थे। तब लगता था कि ऐसा बनना है जैसा मैम है। यंग एज में 25-26 साल में मैम पीजीटी लग गई थी, तो देख के लगता था यार ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए यंग एज में, और अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखो, एजुकेशन में आगे तक चीज़ें हासिल करो और नाम कमाओ। आईसीएस कोचिंग से परिमल सर और बबीता त्यागी से पढ़ के कितने बच्चे अब तक सेट हो चुके होंगे गवर्नमेंट, जो हमें कुछ एक आइडिया है? मेरे पास हाँ एक्चुअली मैं ना इन सबसे दूर रहती हूँ, मैं ये ऑफिशियल डाटा नहीं, एक आइडिया मैं बताऊँ तो अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, पिछली जितनी भर्तियाँ हुई हैं उसमें 2/3 हिस्सा जितनी भर्तियाँ हुई हैं आईसीएस के हमारे पढ़ाए स्टूडेंट्स का है, जो सारी सरकार में आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो फौज में हमारे बच्चे, रेलवे में हमारे बच्चे, बैंक्स में हमारे बच्चे, केवीज में, कन्याकुमारी, कश्मीर, वहाँ अरुणाचल से लेके यहाँ गुजरात तक हर जगह फैले हुए हैं। बबीता में कोई ना कोई आदमी इंसान के साथ जब बैठता है उठता है, आप इतने बच्चों की माँ हैं, शिक्षिका हैं, टीचर हैं, एक बच्चा कोई जो जीवन में ऐसा उतर गया और चेहरा नहीं हटता है, ऐसे क्यों? ऐसे तो कई बच्चे हैं। एक लड़का जो था वो इंस्पिरेशन बना, जिसने देखा उसकी 22-23 साल का एक लड़का था, अंशु, नहीं अब दिमाग से नाम स्लिप हो गया। उसको सर कोई प्रॉब्लम है जेनेटिकली, उसकी ना बोन्स अपने आप क्रैक हो जाती हैं, और वो जब पैदा हुआ था तो पैरालाइज्ड उसकी बॉडी थी उस टाइम पर। अभी भी वो हाइट शायद उसकी 2 फीट के आसपास है। और उस बच्चे ने हमारी कोई वीडियो देखी यूट्यूब पे और उसके मन में आया कि मुझे पढ़ना चाहिए। पढ़ने का उसने मन बनाया, क्योंकि आ नहीं सकता, ट्रेवल नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, वो उसको गोद में उठा के उसके फादर 22-23 साल के लड़के को हर जगह लेके जाते हैं। उसके पिताजी आलू और प्याज की रेहड़ी लगाते थे, उस पर जो मिलता उससे उनका घर चलता था। उस बच्चे का कमरा जब वो सेलेक्ट हुआ, जॉब में गया, लग गई, तो हम उससे मिलने गए। सिर्फ ईंटें रख के कमरा बनाया हुआ था, उस पर कोई जो लिपाई और ये सब करते हैं कुछ नहीं था। और उस बच्चे की उस टोटल कमरा, शायद वो बहुत सबसे छोटा जो कमरा बन सकता उतना उसका साइज था। उसमें एक टूटा सा पुराने ज़माने का कोई बेड टाइप का था, छोटा सिंगल, और एक चेयर और टेबल था, वो भी बहुत खस्ता हालत में। वो बच्चा उस टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ता था, खिड़की के पास, और वहाँ से ना पानी आता होगा तो पानी बहुत साल तक, कहीं अगर पे कोई पेंट और सफ़ेदी ना हो तो पानी लीक हो के निशान नहीं बन जाते हैं, वो निशान वहाँ बने हुए थे। इतनी खस्ता हालत उस घर की कि पता नहीं कब गिर जाएगा, ऐसी कंडीशन। वहाँ वो पढ़ा, दिव्यांग था, पीछे बैकग्राउंड कुछ नहीं, क्योंकि वो रेहड़ी से, आप आलू प्याज की रेहड़ी से कोई क्या ही कमा लेगा। उसके पिताजी और उसकी माँ कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, माँ तो बिल्कुल ही निरक्षर थी। उस बच्चे ने इतनी मेहनत की कि उसने सरकारी नौकरी हासिल कर ली। जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग थी, उसके फादर उसको गोद में लेके गए ज्वाइन कराने, क्योंकि चल नहीं सकता बच्चा वो, और उसको ना पीछे बैकबोन में ऐसे बैक पे पूरा वो निकला हुआ है, कूब जिसको बोलते हैं वो। उसको कोई देख के कह नहीं सकता कि इस बच्चे के अंदर इतना जज्बा होगा। और उसका टारगेट पता है क्या है? मैं यूपीएससी तक जाऊंगा, और वो उस रास्ते पे चल रहा है, वो रुका नहीं है। पहले उसने एक नौकरी हासिल की, पैसे कमाने का जरिया हुआ, अपने फादर को कहा अब आप काम नहीं करेंगे, ये रेहड़ी लेके अब आप नहीं जाएंगे। दूसरा भाई भी पढ़ा, दोनों लग गए।
अब विद गॉड्स ग्रेस उन्होंने ज़मीन ले ली, घर बना लिया नया, और अब डबल स्टोरी घर बना लिया। अब भी उसने अपना स्टडी रूम अलग बनाया, प्रॉपर टेबल चेयर, रिवॉल्विंग उसकी चेयर है। और फिर उसने हमें इनवाइट किया, हम उस घर में भी गए थे जहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ ईंटें रखी हुई थी, उस पर जो प्लास्टर होता है वो भी नहीं था। और अब हम उस घर में भी गए जो उसका नया घर है। हमने दोनों जगह बैठ के लाइव किया कि इसको देखे दुनिया। और लोग जो कहते हैं ना हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, उसको देखो, शरीर भी नहीं मिला, घर भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था। इतने लिमिटेड संसाधन में उस लड़के ने अजूबा कर दिखाया। और अभी भी उसकी वो यात्रा, वो कहता है मेरा ये सफ़र है, मैं इस पे चलता रहूँगा, रुकूंगा नहीं। वो एक रोल मॉडल है बच्चा। और ये रोल मॉडल जो है संजीव सान्याल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार आयोग के सदस्य के लिए भी है कि वो इस बच्चे की कहानी सुने, समझें और शर्म खाएं कि यूपीएससी मत पढ़ो, तैयारी मत करो, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। मगर ये बच्चा संजीव सान्याल से काफ़ी ऊंचा है, उनके सामने ये पर्वत है, इसका संघर्ष। और बाकी देश और दुनिया के बच्चों के लिए, ना केवल भारत के बच्चों के लिए, ना केवल बेरोजगार और रोजगार बच्चों के लिए, बल्कि उन दिव्यांग बच्चों के लिए जो कहते हैं हम अक्षम हैं, कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए भी रोल मॉडल है। संजीव सान्याल कहीं इस बच्चे के आगे टिकते नहीं हैं, आप मत कहिए, लेकिन मैं कहूँगा जो पॉडकास्ट देख रहे हैं कि संजीव सान्याल के जो स्टेटमेंट है कि यूपीएससी की तैयारी करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसको गड्ढे में, डस्टबिन में डाल दीजिए। लेकिन इस पॉडकास्ट के जरिए बबीता मैम की वीडियो देखिए और इस बच्चे को जरूर तलाशिए जो हमारा और आपका रोल मॉडल बन सकता है, हमारी पीढ़ियों का रोल मॉडल है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं। बबीता मैम, चलते चलते एक सवाल है, पति पत्नी में खटपट होती है और हर आदमी में एक ऐप जरूर आता है। बबीता मैम की क्या कमी है? कमी तो सर ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं कैसे, अपनी कमी आप बताओ तब है, दूसरे की तो सब कहेंगे। मैं थोड़ी सी ना सर चीज़ों को लेके ना जैसे सफाई पसंद हूँ, मुझे एकदम चीज़ें साफ़ सुथरी चाहिए और प्रॉपर तरीके से रखी हुई चाहिए। तो कई बार मेरे बच्चे भी इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। जैसे कोई घर में आया, मान लीजिए मेरा बेटा खेल के आया, तो मैं आती, मैंने कहा बेटा हैंड वॉश करो। अब जैसे सबका ना एक लाइफस्टाइल होता है, हर किसी को वो चीज़ें समझ में नहीं आती। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सफाई का एक होता है, नॉर्मल भाषा में सफाई का कीड़ा है कि हैंड वॉश रखो, सफाई रखो। तो उससे क्या होता है, कई बार ना आदमी परेशान भी हो जाता है, हाँ, कि भाई ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे रहते हैं। पर मैं आपको समझा नहीं सकती कि अगर कोई हैंड वॉश ना करे तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो समझ गया, लेकिन खुद को सुधार नहीं सकती हूँ, ये करना है, घर में रहना है तो। हाँ, तो वो चीज़ें थोड़ी सी लगती हैं। परिमल सर क्या कहते हैं, कभी कभी ऊब के जब उड़ने लगते हैं इससे? जैसे मेरी आदत है, अब मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को पता है कि घर में आ गए तो उनको हैंड वॉश सबसे पहला काम है। तो मैं जैसे मैं पूछ लेती हूँ, मैंने कहा हाथ धो लिए आपने, तो कहेंगे हाँ धो लिए, देख अभी तक गीले हैं। तो वो इतना परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से। पर मैं भी मजबूर हूँ, मुझे थोड़ा सा सफाई का कीड़ा है इस मामले में। गुस्सा आता है कभी? ये हंसते ही रहते हो ऐसे ही? नहीं, गुस्सा आता है, गुस्सा आना बड़ा नॉर्मल है, पर वो आता है अपने हस्बैंड के ऊपर और किसी के ऊपर नहीं। हाँ, वही सबसे गरीब आदमी। अब तो शादी वही हो गई सुन है। सकते हैं और कोई सुन भी नहीं सकता ना, क्योंकि हम किसको सुनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे क्लोज रिश्ता हस्बैंड वाइफ का है, वही एक दूसरे को बुरा भला भी कह सकते हैं, एक दूसरे की कमियां भी निकाल सकते हैं, पर फाइनली वो जानते हैं कि भाई हमें जो झेल सके वो यही इंसान है। उसमें वाइफ भी आती है और हस्बैंड भी आते हैं। परिमल सर की किस बात पे कभी कभी लगता बुरी फंस गई कहाँ? परिमल सर ना शब्द नहीं यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे वो अगर अपने पास भी कोई साधन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और किसी ने कहा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चाहे अपनी चीज़ों को ख़राब करके मैनेज करेंगे, उस आदमी के लिए उस काम को करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है लाइफ में ना, ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा आदमी को पता भी होना चाहिए कि कहाँ पर मुझे जो है ना भी करनी है। तो ये एक उनमें ना नहीं करते हैं। हाँ, ना नहीं करते, मतलब सबके लिए अवेलेबल हैं। वो वैसे पॉजिटिव भी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ शायद ईश्वर ने उनको ऐसा बनाया है और उनकी यही चीज़ शायद ये बरकत का जो सफ़र है यहाँ तक लेकर आ गई है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप कभी लगता है बदल जाएं, कभी लगता है नहीं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और ठीक है, 90% लोग आपकी बातों को ना समझते हो, 10% समझते हो, लेकिन वो 10% तो इज्जत करेंगे इस बात की। बबीता मैम, अब तक हम आपसे पूछ रहे थे, अब आप कुछ कहना चाहते हो तो चलते चलते कह दो मन की सब बातें जो स्टेट में हिंदी पे संजीव चौहान पूछने से रह गए हो और आप ना बोल पाए हो। कहो, खुल के कहो, वो चीज़ें भी कहो जो कहीं ना कहीं हो।
जी देखिए, मैं तो हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से बातें करती रहती हूँ। बस एक बात कहूँगी, सबके लिए है, लड़का लड़की, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ, बहन भाई, सबके लिए, माँ बाप। इंसान को ना हमेशा 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 ये विश्वास करना चाहिए कि किसी भी चीज़ में, काम में, जॉब में, प्रोफेशन में, आप जैसे अब हम लोग बैठे हुए हैं, ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो हर एक को पैदा कर लेना चाहिए अपने अंदर। हर काम में ईमानदार रहो, हर रिश्ते में ईमानदार रहो। अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं ना, काम सीख रहे हैं, तो ईमानदार रहो, क्योंकि वो मालिक है। अगर आप मालिक हैं ना, तो अपनी चीज़ों के प्रति भी ईमानदार रहें। जो आपके यहाँ काम करने आया है, जैसे ईमानदारी से उसको उसके हक की चीज़ मिलनी चाहिए। रिश्तों में भी ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे माँ है, बेटा है, भाई है, पति है, अपने बच्चे हैं, सबके साथ ईमानदार रहो। इंडिया में ना ये चीज़ आजकल लोगों में से खोती जा रही है। ईमानदारी के ऊपर लोग बात ही नहीं कर रहे। जैसे रिश्तों की मजबूती का आधार भी ईमानदारी है। जो बिजनेस भी चलते हैं ना, अगर ईमानदार लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, मुझे पता है कि आपके मन में आप ईमान से साफ हैं, आपको पता है मैं ईमान से साफ हूँ, तो एक ना रिश्ते को मजबूती मिलती है। और बहुत पैसे अगर लोग कमा रहे हैं ना भ्रष्टाचार से, गलत चीज़ों से, मेरा मन कहता है उनके मन में असंतुष्टि हमेशा रहती होगी। रात में जब वो अकेले, चाहे कितना ही बड़ा फ्लैट हो, कितना ही बड़ा मेंशन हो, जब वो सोते होंगे ना उस बेड पे, दिन में घटिया काम करके या भ्रष्टाचार से पैसे कमा के, पता नहीं क्यों मेरी आत्मा कहती है उनको अच्छी नींद तो नहीं आती होगी, और वो मन से बेचैन तो होते होंगे। एक अच्छी नींद, एक संतुष्ट होने का आभास जो है ना, वो करना सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और उसके लिए ईमानदारी का गुण होना बहुत बड़ी बात है। तो सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जहाँ हैं, जिस फील्ड में हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। हर चीज़ में, हर रिश्ते में, हर जो हमें प्रोफेशन मिलेगा, अपने मन से किसी भी काम को करेंगे और मेहनत करते रहेंगे। और ज़िंदगी में ना हमेशा जब टफ टाइम आए तो दो बातें हमेशा याद रखनी है। एक तो ईश्वर का हर घड़ी शुक्रिया करते रहो, हर घड़ी जो मिला है। स्वस्थ शरीर मिला है तो शुक्रिया, अच्छा परिवार मिला है तो शुक्रिया, माँ बाप बैठे हैं तो शुक्रिया, एक सर पे छत है तो शुक्रिया, इस ठंड के मौसम में कंबल ओढ़ के सोते हैं तो शुक्रिया। पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जिनका शुक्रिया करना चाहिए, जो हम करते ही नहीं। रोज़मर्रा में मेरा ये मानना है हर किसी के पास इतने साधन हैं कि अगर वो शुक्रिया सुबह से करना शुरू करे ना भगवान का, तो रात हो जाएगी। इतने साधन हमारे पास हैं। मैं इसमें गाड़ी और ये सब नहीं गिन रही हूँ, मैं सिर्फ ये वो बात कर रही हूँ जो ईश्वर ने सबको दे रखा है। अगर स्वस्थ शरीर है तो इससे बड़ी क्या नियामत होगी, ईश्वर ने आपको अगर वो दे रखा है तो शुक्रिया। और दूसरा सब्र, पेशेंस के साथ काम कीजिए। ये मत सोचिए कि आज हम यहाँ बैठे हैं तो आज ही रिजल्ट आ जाएगा मेरे काम का। आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ दिन बाद रिलीज होगा, ऐसा नहीं कि बस उस दिन लोग सुनेंगे और इससे फर्क पड़ेगा। नहीं, आप इस काम को कर रहे हैं तो आपकी इच्छा ये है कि समाज में परिवर्तन आए। मैं भी अगर एक लंबा सफ़र तय करके यहाँ आई हूँ तो मेरी भी इच्छा है कि किसी के जीवन में कुछ प्रभाव पड़े हमारी इन बातों का। यानी पेशेंस रखना ज़रूरत है। सफलता के मायने एकदम से नहीं समझ में आते हैं। जिसको पेशेंस रखने की समझ है ना, वो अपने काम को करता रहता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेरे जाने के बाद। क्या विवेकानंद जानते थे कि उनके जाने के बाद इतना बड़ा नाम होगा? उनके टाइम रहते तो कभी भी नहीं हुआ। महात्मा गांधी जिस टाइम तक थे उनका बड़ा नाम था, लेकिन आज उनका कद ज़्यादा बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गांधी भारत रत्न से ऊपर है। गांधी तो नहीं सुन रहे ना इस बात को। इसका मतलब जिन लोगों ने बेहतर काम किया टाइम पे, हो सकता है उस टाइम पे लोगों ने ना समझाओ, लेकिन आगे जाके समाज उस चीज़ की वैल्यू करता है। तो सब्र रखिए, सब्र रख के मेहनत करते जाइए, ईमानदारी से काम करते जाइए, शुक्रिया करते जाइए। इतनी संतुष्टि मन में होगी ना, आपको लगेगा ये जीवन सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर है। ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसका थैंक यू, ग्रेटफुलनेस मन में रखिए और बस मेहनत कीजिए। अपने आप ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। शुक्रिया बबीता त्यागी मैम। जो भी दर्शक हैं, स्टेटमेंट के सब्सक्राइबर्स हैं, अब कुछ बोलने को नहीं बाकी बचा है। अब सिर्फ सुनते रहो बबीता त्यागी ICS वाली मैम को, लाखों बच्चों की पढ़ाने वाली टीचर को, और जिन बच्चों से कोई खून का रिश्ता नहीं है उनकी माँ बबीता त्यागी। परिमल सर, मैं अब कुछ बोलूँगा सब कुछ छोटा होगा। इन्होंने इतना बोल दिया है, अब आप इसमें से जो ले सकते हैं वो आपके लिए, जो छोड़ेंगे वो आपका जाएगा। इसी के साथ बबीता मैम बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेट मिरर हिंदी के लिए 1 जनवरी 2026 का संजीव चौहान से बात करने के लिए बहुत बड़ा यादगार तोहफा है। जब तक सोशल मीडिया रहेगा हम और आप रहें,
हमारे बाद भी ये देखा जाता रहे और बच्चे कहें कि संजीव चौहान और बबीता मैम की बात उनके लिए कुछ दे गई, इससे बड़ा इस पॉडकास्ट का पैमाना और कुछ नहीं हो सकता है सफलता और असफलता का। यहाँ सवाल व्यूज़ का नहीं है, यहाँ सवाल स्ट्रगल जो कर रही है, संघर्षरत जो पीढ़ी है आज की और आने वाले कल की, वो इस पॉडकास्ट से कितना ले पाएंगे उस पर निर्भर करेगा। शुक्रिया, शुक्रिया बबीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। और सफलता का पैरामीटर बस इतना होगा, अगर आपकी और मेरी कही बात से कोई जीवन में जब निराशा के दौर से गुजर रहा हो और उसको हमारी एक बात अगर उसमें कहीं आशा की किरण नज़र आ जाए, तो हमारा ये दिन, हमारा ये समय वसूल हो जाएगा। मेरा भी यही कहना था। मेरे ख्याल से बिल्कुल हम और आप सही ट्रैक पे चले और आपका भी मन अच्छा हुआ होगा कि ये पॉडकास्ट सिर के ऊपर का नहीं था। एक जिस पीढ़ी के लिए हम कर रहे हैं उस पीढ़ी के लिए उसी के स्तर का है। वो पीढ़ी ले ले, ये हमारा और आपका सौभाग्य और ईमानदारी और मेहनत का फल होगा। धन्यवाद।